हाँ देखिए, इसमें ली चैटले प्रिंसिपल में अ, एक टॉपिक रह रहा है आप लोगों का, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, देखिए इक्विलिब्रियम पे अगर कभी भी ऐसा बोला जाए कि इनर्ट गैस का एडिशन किया जा रहा है, तो उसको हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, या कई बार आपसे डायरेक्शन पूछा जाएगी कि इनर्ट गैस को ऐड करने पे इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन क्या है। तो इसको दो तरह के इसमें केस बनते हैं, तो दोनों केस हम लोग को समझने। देखिए, इनर्ट गैस क्या होती है तो आप लोग सभी लोग जानते ही हैं, है ना। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 18 के एलिमेंट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इनर्ट गैस होते हैं। इनर्ट गैस में हीलियम हो सकती है, नियॉन हो सकती है, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, रेडॉन रेडियो एक्टिव है तो उसकी बात तो नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन में अगर किसी भी इनर्ट गैस का नाम ले लिया जाए इनमें से, कि आर्गन का एडिशन कर रहे हैं, क्रिप्टन का एडिशन कर रहे हैं, नियॉन का एडिशन कर रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि वहां पर इनर्ट गैस का एडिशन हो रहा है। अब जब भी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में इनर्ट गैस का एडिशन हो रहा होगा, तो आपको एक इसमें दो, क्योंकि कंडीशंस होती हैं, दो डिफरेंट कंडीशंस पे इनर्ट गैस का एडिशन किया जाता है। पहली कंडीशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर इनर्ट गैस का एडिशन कर रहे हैं तो ये पहला केस बनता है। ठीक है, और कई बार ऐसा होगा कि कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस का एडिशन किया जा रहा होगा। तो पहला केस मैं ले रहा हूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस कर ऐड कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज ये भी क्लियर होना चाहिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर दोनों केस में कांस्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर तो बस जब तक टेम्परेचर बोला जाए कि टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, तब उसी केस में टेम्परेचर को आप वेरिएबल मानिएगा, अदरवाइज हर एक केस में टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो पहला जो केस है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक इनर्ट गैस का एडिशन कर रहे हैं। और इसमें केस और बन सकता है कि अगर आपने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए और आपने प्रेशर को भी कांस्टेंट रखा हुआ है, और आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इनर्ट गैस का एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, तो ये आपका सेकेंड टाइप बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में इनर्ट गैस के एडिशन की बात हो रही हो, तो आप ये जरूर पहले देख लीजिएगा कि वो कौन सा केस की बात कर रहा है। वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस का एडिशन कर रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस का एडिशन कर रहा है ना। क्योंकि दोनों केस में रिजल्ट अलग अलग हो जाएंगे, दोनों केस में रिजल्ट अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, यस सर, उसको ये इतनी बात ऐड समझ करने में आ के रही। बाद, सर ये कांस्टेंट वॉल्यूम उसको ऐड करने के बाद है कि सर उस मतलब उतने ही वॉल्यूम पे ऐड किया जा रहा है? नहीं, हाँ कांस्टेंट कर, देखो जैसे उसने बोला है ना कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस का एडिशन कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि इनर्ट गैस को ऐड करने से पहले और इनर्ट गैस को ऐड करने के बाद वॉल्यूम रिमेन सेम, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। तो इनर्ट गैस ऐड करने के बाद भी वॉल्यूम उतना ही है जितना इनर्ट गैस ऐड करने के पहले लिया हुआ है हम लोगों ने, है ना। यस और सर। ऐसा प्रैक्टिकली तभी पॉसिबल भी है कि जब भी देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस का एडिशन हो रहा होगा, तो प्रैक्टिकली ऐसा तभी पॉसिबल है जब कंटेनर जो भी या वेसल जिसमें भी आप इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर रहे हैं, वो एक रिजिड कंटेनर होना चाहिए। वो कैसा कंटेनर होना चाहिए, एक क्लोज्ड बाउंड्री का रिजिड कंटेनर, जिसकी बाउंड्री जो हो वो रिजिड हो। रिजिड कंटेनर, रिजिड कंटेनर मतलब समझ रहे हैं, मतलब जिसकी बाउंड्री जो हो वो फिक्स्ड हो। ठीक है,
रिजिड बाउंड्री का कंटेनर होना चाहिए, ठीक है, तभी उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, मतलब उसमें कोई मतलब कि बाउंड्री के एक्सपेंड होने के कोई चांसेस नहीं होंगे, ठीक है, जो सिस्टम की बाउंड्री होगी वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी। तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, तो पहले मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ कि देखिए जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस का एडिशन हो रहा होगा तो इसमें रिजल्ट क्या होता है, आपको मैं पहले रिजल्ट बताता हूँ। जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस का एडिशन हो तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब भी आपसे बोला जाए कि इनर्ट गैस का को ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर आप पहले ही से समझ जाइएगा कि जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेगा तो हम लोग को आंसर यही देना है कि इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ना तो फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेंट होगी ना बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेंट होगी, मतलब किसी भी तरह से इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही यस सर। यस है ना। यस। अब ये तो मैंने आपको रिजल्ट बता दिया, ठीक है, मतलब अगर आप अगर केवल बेटा इतना भी याद रखेंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो भी आपके क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसका रीजन भी समझ में आना चाहिए ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, है ना, क्यों रिजल्ट क्यों, है ना, क्यों कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो रीजन क्या है इसका ये भी समझ लीजिए। देखो क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि कोई इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको एक कंटेनर ले लेना पड़ेगा भाई, है ना, और मान लेते हैं कि इसकी बाउंड्री क्या है, फिक्स है, रिजिड टाइप का कंटेनर है ये, ठीक है, इसकी बाउंड्री जो है वो फिक्स है, फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। इस तरह का मान लो एक कंटेनर आपको दिया गया है, एक ऐसा वेसल लिया हुआ आपने, अब आपने इसमें कोई रिवर्सिबल रिएक्शन आप करा रहे हो, इसके अंदर कोई क्या हो रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन कोई सिंपल सी एज्यूम कर लीजिए, जैसे 2A गैस से कुछ बन रहा है 3B गैस मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह का एक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, पहले ही से इक्विलिब्रियम बना हुआ है, ठीक है, ए रिएक्टेंट है और बी उसमें क्या है, प्रोडक्ट है, और इक्विलिब्रियम पे जब इक्विलिब्रियम मतलब आ चुका है ऑलरेडी, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ही है, उस समय ए के जो मोल है वो बेटा कुछ N1 पड़े हुए हैं और बी के जो मोल है कुछ N2 पड़े हुए हैं, ठीक है, ये हमने मान लिया कि इक्विलिब्रियम पे दोनों के ए N1 और N2 कुछ मोल पड़े हुए हैं, और कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, V है, जो कि कांस्टेंट है क्योंकि रिजिड बाउंड्री है ना, तो वॉल्यूम कम ज्यादा नहीं हो सकता है, वॉल्यूम क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, अभी इक्विलिब्रियम बना हुआ है और आपने इसमें कोई यहाँ पे मान लिया कि एक यहाँ पे एक ऑप्शन है, एक यहाँ पे वॉल वॉल लगा हुआ है, ठीक है, आपने वॉल ओपन करके यहाँ पे हीलियम गैस को इंटर कराने लगे, ठीक है, आप क्या करने लगे, इसमें एक आप हीलियम गैस, नोबेल गैस कोई भी हो सकती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, आप कोई भी नाम ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, जैसे मैंने मान लिया कि हीलियम गैस को ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अब हीलियम गैस के कुछ आप एक्स मोल आपने ऐड कर दिए, एक्स मोल आपने क्या कर दिए, ऐड कर दिए, बोलो भाई, यहाँ पे कुछ वॉल वॉल लगा हुआ है, आपने वॉल खोला और इसमें हीलियम गैस ऐड करके फिर वॉल आपने बंद कर दिया खट से, तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, अब ये समझते हैं कि इसको ऐसा करने पे क्या होगा। अब देखो इतना तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो हीलियम या कोई भी नोबेल गैस होती है वो किसी से रिएक्ट नहीं करती है, आप खुद भी समझ रहे हो इस बात के, क्या हीलियम गैस ए या बी में से किसी के साथ कोई रिएक्शन वगैरह होगा,
क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? नो सर। No, sir. No, sir. है ना? हाँ, तो आप लोगों को क्लियर है कि नोबल गैस चाहे कोई भी हो, वो रिएक्शन नहीं करती। हाँ, जीनॉन एक थोड़ी सी एक्सेप्शनल केस है, जीनॉन की फ्लोरीन से हो जाती है रिएक्शन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन से। अदरवाइज जीनॉन को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी नोबल गैस रिएक्शन नहीं करती, कोई भी प्रोडक्ट वगैरह नहीं बनाती। तो यहाँ पे अगर हम लोग हीलियम को ऐड कर रहे हैं, ना तो वो ए से रिएक्ट करेगा, ना तो वो बी से रिएक्ट करेगा। अब इसका मतलब ना तो एक से रिएक्ट करेगा, इसका मतलब ए के मोल जितने पहले थे इक्विलिब्रियम पे, N1 मोल जैसे पड़े हुए थे, तो उतने ही बाद में रहेंगे, N1 ही रहेंगे, वो कम ज्यादा तो होने वाले नहीं है। अच्छा, बी के मोल भी बेटा पहले भी N1 N2 थे, और अभी भी N2 ही रहेंगे, है ना? मतलब किसी के भी मोल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में बेटा किसी के भी मोल चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो पहली बात ये समझ में आ गया कि मोल्स जो होंगे, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, है ना? जो मोल्स होंगे वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे, है ना? क्योंकि वो रिएक्शन तो किसी के साथ करने वाले नहीं है। और जैसे हम केसी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, चलो, तो केसी का एक्सप्रेशन आप अगर बनाओ, इसी रिएक्शन के लिए बना के देख लो, तो ये हो जाएगा बी की पावर 3 अपॉन ए की पावर 2। ठीक है, अब ए और बी तो एक्टिव मासेस है, एक्टिव मासेस मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। तो बी के मोल कितने पड़े थे? N2 डिवाइड बाई बी का वॉल्यूम v ले लिया मैंने। एक्चुअली गैस तो कोई भी हो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ही ऑक्युपाई करेगी, तो वॉल्यूम तो पूरे कंटेनर का ही लेना होगा आपको, और N1 अपॉन वी होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप समझने की कोशिश करिए, देखिए ना तो बेटा N2 की वैल्यू चेंज हुई, ना तो N1 की वैल्यू चेंज हुई। अच्छा, वॉल्यूम भी नहीं चेंज हुआ, क्योंकि बेटा वॉल्यूम को हमने क्या कर रखा है? कांस्टेंट। हमने एक रिजिड बाउंड्री वाला कंटेनर लिया है, जिससे उसका वॉल्यूम कम ज्यादा नहीं हो पा रहा है। तो बताइए कि ना तो मोल चेंज हो रहे हैं, ना वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं, तो उसका जो केसी की वैल्यू है, क्या वो चेंज हो पाएगी? नो सर। No, Sir. no, sir. है ना? No, sir. केसी की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, और जब केसी की वैल्यू नहीं चेंज होगी, इसका मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होगा, है ना? या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कब होता है? कि जब मान लो किसी एक साइड का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, अब देखो, ना तो N2 के मोल चेंज हो रहे हैं, ना N1 के मोल चेंज हो रहे हैं, किसी के मोल चेंज नहीं हो रहे, वॉल्यूम भी नहीं चेंज हो रहा है, तो किसी का एक्टिव मास भी डिस्टर्ब नहीं होगा, एक्टिव मास भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मोल अपॉन वॉल्यूम तो एक्टिव मास है। तो जब कंसंट्रेशन भी नहीं चेंज होगा, तो इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब भी नहीं होगा, ना वो फॉरवर्ड जाएगा, ना वो बैकवर्ड जाएगा। भाई, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तब होता है ना जब कंसंट्रेशन वगैरह चेंज होने लगते हैं, है ना? अब कंसंट्रेशन भी दो तरह से चेंज हो सकता है, कि या तो मोल चेंज हो जाए या वॉल्यूम चेंज हो जाए। अब ना तो यहाँ पे मोल चेंज हो रहा है बेटा, ना वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो अच्छा, टेम्परेचर चेंज करने पे भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, लेकिन टेम्परेचर तो हम लोग ऑलरेडी कांस्टेंट मान ही के चल रहे हैं हम लोग। दोनों केस में टेम्परेचर को तो वैसे ही डिस्टर्ब नहीं करना है। इसका मतलब आपको एक बात ये समझ में आई होगी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे, है ना, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब भी इनर्ट गैस हम लोग ऐड करेंगे, तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आना है, इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट। ऐसे केस में जिस भी मान लो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, और उसमें बोल दे कि भैया इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो आंखें बंद करके जिस जिस ऑप्शन में लिखा हो नो इफेक्ट, बस उसी को टिक मार देना आप लोग। ठीक है, क्लियर आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes. सर लेकिन उसका प्रेशर तो चेंज हो जाएगा ना? अच्छा, अब देखो प्रेशर के टर्म में एक बार चलो सोच लेते हैं ना। जैसे बच्चे का कहना है कि प्रेशर चेंज हो जाएगा, तो देखो प्रेशर की अगर हम लोग बात करें तो जैसे ए का जो अपना प्रेशर होगा, एक्चुअली मिक्सचर में जैसे दो गैसें हैं, तो किसी एक गैस के प्रेशर को हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो जैसे अभी जैसे मैं मान लेता हूँ बी का पार्शियल प्रेशर प्रीवियस इक्विलिब्रियम में कितना था? प्रीवियस मतलब जब आपने नोबल गैस नहीं ऐड की थी उस समय। तो बी का पार्शियल प्रेशर पहले कितना था? तो पहले उसके मोल थे आपके N2, मतलब पार्शियल प्रेशर के लिए डाल्टन लॉ लगाते हैं ना, पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन में उनके मोल अपॉन टोटल मोल,
तो N2 मोल हो गया किसके, B के, डिवाइड बाई टोटल मोल में N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब आपने क्या किया, इसमें कंटेनर में इनर्ट गैस ऐड कर दिए, इनर्ट गैस के कुछ x मोल ऐड कर दिए, तो होगा क्या, देखिए जब आप बी इनर्ट गैस ऐड कर देंगे तो न्यू इक्विलिब्रियम पे अगर देखें पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तो N2 के मोल तो चेंज हो, सॉरी बी के तो मोल चेंज नहीं होंगे, क्योंकि बी इनर्ट गैस से रिएक्शन तो करा नहीं है, उसके मोल N2 ही रहेंगे। और डिवाइड बाई टोटल मोल में, अच्छा टोटल मोल में गैसों के जितनी भी गैसें हैं सबके मोल लेने होते हैं। अब यहाँ पे दो गैसों तो थी, एक आपने और एक ऐड कर दी, नोबल गैस भी तो ऐड कर दी, तो उसके भी मोल क्या हो गए, वो उसके मोल भी ऐड करने पड़ेंगे हम लोग को। और अच्छा ये बताओ, पीवी इक्वल टू एनआरटी सभी लोग हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, आपने क्या किया, वॉल्यूम चेंज किया नहीं, ठीक है, आर चेंज किया नहीं, टेम्परेचर चेंज किया नहीं, है ना, इसका मतलब अगर आप वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं तो गैसों का जो प्रेशर है वो मोल के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Directly proportional. और है ना, इसका मतलब जिस रेशियो में मोल बढ़ रहे हैं, टोटल मोल, उसी रेशियो में टोटल प्रेशर भी बढ़ रहा होगा, ठीक है, नो डाउट इसका टोटल प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। आपका कहना अपनी जगह बिल्कुल जायज है कि सर प्रेशर तो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, टोटल प्रेशर चेंज हो जाएगा, लेकिन इस बात को भी समझिए कि जितने फ्रैक्शन में इसके मोल बढ़ेंगे डिनोमिनेटर में, समझिए क्या मेरी बात, जिस रेशियो में उसके मोल बढ़ेंगे उसी रेशियो में प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि गैसों का जो प्रेशर होता है वो मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मोल के ऐड करने पे मोल सपोज आपने 1.5 टाइम्स कर दिए तो प्रेशर भी 1.5 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब जितना डिनोमिनेटर बढ़ेगा उतना ही चेंज आएगा न्यूमरेटर में, जिससे रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट, है ना, उनके पार्शियल प्रेशर जो होंगे ना वो उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, वो नहीं बदल पाएगी। बोलो भाई। यस सर, समझ गया। ठीक है, इस वजह से पार्शियल प्रेशर अगर नहीं चेंज होंगे तो फिर इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम दो ही वजह से चेंज हो सकता है, या तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाए या पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाए, है ना, लेकिन यहाँ दोनों में कोई भी चेंज नहीं हो पा रहा है। तो ओवरऑल आपको ये अब समझ में अच्छे से आ गया होगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब भी नोबल गैस ऐड करेंगे तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा केस, केस नंबर 2 में, कि अगर आपसे बोला जाए कि कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हैं आप इनर्ट गैस, नोबल गैस, तो वहां पे क्या चेंज आएगा। तो इसमें आपको पहले मैं चलो रिजल्ट ही बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में हम लोग रिजल्ट ही लगा दिया करेंगे। अगर आपको रिजल्ट याद है तो बेटर है कि आप सीधे रिजल्ट ही लगा देना। देखिए, इसमें चेंज होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। कांस्टेंट प्रेशर पे जब भी नोबल गैस ऐड करते हैं ना तो वहां पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने की पूर्ण संभावना है। तो वो इसमें भी 3 तरह के लेकिन केस बनते हैं। केस नंबर 1 देखिए, केस नंबर 1 कहता है कि अगर कोई ऐसी रिएक्शन जिसका डेल्टा एनजी क्या हो, पॉजिटिव हो। डेल्टा एनजी तो निकालना जानते हैं आप लोग, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, है ना। डेल्टा एनजी अगर किसी रिएक्शन का क्या पॉजिटिव है तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम वहां पे डिस्टर्ब होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल उसमें दो राय नहीं है, इक्विलिब्रियम वहां पे 100% डिस्टर्ब होगा। लेकिन फिर से नया इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करने के लिए जो रिएक्शन है वो किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसमें रिजल्ट क्या निकलेगा, रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अचीव इक्विलिब्रियम। तो इसमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि
अगर मान लो कोई ऐसी रिएक्शन है जिसका डेल्टा एनजी पॉजिटिव और आपने कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड कर दी, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर से एक नया इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करने के लिए रिएक्शन जो होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ डोमिनेट हो जाएगी, है ना। किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से चलने लगेगी, ठीक है। अब इसमें जैसे सेकंड केस बनेगा कि डेल्टा एनजी अगर निगेटिव है, तो उसमें जस्ट अपोजिट होता है बेटा, कि उसमें जो बैकवर्ड रिएक्शन उसकी तरफ रिएक्शन डोमिनेट हो जाती है, रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स ठीक है। ठीक है, सेकेंड केस में रिएक्शन किधर शिफ्ट होने लगेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है देन। और लास्ट केस में लिख लीजिए कि अगर डेल्टा एनजी जीरो है, ऐसा भी हो सकता है कि उसका डेल्टा एनजी जीरो, जिस रिएक्शन में आप ऐड कर रहे हैं इनर्ट गैस, अगर उसका डेल्टा एनजी क्या है, जीरो है, तो बोलते हैं फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट। फिर वो कांस्टेंट वॉल्यूम की तरह ही केस बन जाता है एक तरह से, नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी रिजल्ट बताया है कि कांस्टेंट प्रेशर पे जब भी इनर्ट गैस ऐड होगी तो डेल्टा एनजी चेक कर लीजिएगा आप। अगर डेल्टा एनजी उस रिएक्शन का क्या है, अगर डेल्टा एनजी उस रिएक्शन का निगेटिव है, तो वो रिएक्शन किधर जाएगी, backward, backward, है ना। हाँ, निगेटिव होगा तो बैकवर्ड जाएगी, करेक्ट। और पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड जाएगी। और अगर डेल्टा एनजी जीरो है तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब इसका रीजन भी समझना पड़ेगा आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो भूल गए आप, ये रिजल्ट भूल गए, तो आपको पूरा रिकॉल करना भी आना चाहिए कि हाँ कैसे आता था वो रिजल्ट, ठीक है। तो इसका रीजन भी समझ लीजिए भाई, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है रीजन। आप एक अच्छा, इसमें लॉजिक की बात आपसे मैं पूछता हूँ, आप लोग बताइए इसमें कि ऐसा कैसे संभव है, क्या आप इनर्ट गैस भी एक तो ऐड कर रहे हैं, जैसे मान लो ए से बी बन रहा है कुछ भी, ए टू ए से थ्री भी मान लो, इसमें कुछ मोल N1 N2 है ना, ए के N1 मोल, बी के N2 मोल, और आप क्या कर रहे हो, कुछ एक्स मोल इनर्ट गैस ऐड कर दिए, मान लो आर्गन गैस ऐड कर दिया आपने, तो आर्गन के कुछ तो एक्स मोल आप ऐड ही कर रहे हो, और जब भी किसी भी गैस के कुछ भी मोल ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर क्या होगा, बढ़ने लगेगा, yes sir, है ना, सिस्टम का। और टोटल प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो आप तो कह रहे हैं कि हम कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हैं, मतलब एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए हम लोग इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, मतलब प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। और एक तरफ आप बोल रहे हैं इनर्ट गैस भी ऐड कर रहे हैं, तो इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो कुछ तो कितने भी कम मोल ऐड करो, कुछ तो एक्स मोल ऐड करोगे ही, तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि प्रेशर कांस्टेंट रहे। सर वॉल्यूम को भी बढ़ाते हैं ना। हाँ, बहुत बढ़िया, गुड, है ना। किसने बताई ये बात वॉल्यूम बढ़ाने वाली, सर आदित्य। आदित्य ने बताई, अच्छा। तो ठीक है आदित्य, सही बताया तुमने। तो ये चीज थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप खुद भी फील समझिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इनर्ट गैस भी ऐड कर दें कुछ मोल और प्रेशर भी ना बढ़ने पाए। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है कि आप कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो भी लगातार बढ़ाते जाओ, उसी प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में मोल ऐड कर रहे हो उसी प्रोपोर्शन में उसका वॉल्यूम भी बढ़ाते जाओ, जिससे जितना प्रेशर बढ़ रहा हो उतना ही वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर घट भी रहा हो, जिससे प्रेशर में कोई भी चेंज ना आ रहा हो।
ठीक है। तो जैसे जैसे आप मोल ऐड कर रहे हो वैसे वैसे पिस्टन आपको ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा, मतलब वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा। अगर कुछ मान लो कि प्रेशर बढ़ भी रहा है, डेल्टा पी प्रेशर बढ़ा रहा है, तो उतना ही आप वॉल्यूम खींच दो ऊपर, जिससे डेल्टा पी प्रेशर कम हो जाए, है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो इससे ये समझ में आया कि ये प्रैक्टिकली तभी पॉसिबल है जब हम लोग लगातार क्या करें, वॉल्यूम को बढ़ाएं। बोलो भाई, अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट करके इनर्ट गैस ऐड करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम को लगातार बढ़ाते रहना पड़ेगा। जितनी देर भी आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो उसी प्रोपोर्शन में वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। तो मोटा मोटी अगर बात समझे कि इसका मतलब कि इनर्ट गैस का एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे करने का मतलब ये है कि आपको इनर्ट गैस के साथ वॉल्यूम भी बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और इसका मतलब इसमें तो सेम वही वाला केस लग जाएगा जैसे अभी हम लोग वॉल्यूम वाला केस तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि जब हम लोग वॉल्यूम बढ़ा रहे होंगे तो प्रेशर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, है ना। प्रेशर सिस्टम का क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, होगा। डिक्रीजेस, है ना। और याद करिए ये केस हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम में ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि जब हम लोग केवल वॉल्यूम को चेंज कर रहे थे, समझिए ये वाला केस, कि जब हम लोग यहाँ पे मैंने शायद वॉल्यूम कम करने वाला केस बताया था, लेकिन इसी का उल्टा भी मैंने बोला था कि इसका उल्टा भी लिख लीजिए कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिक प्रेशर क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, Yes. प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा। और सिस्टम चाहेगा कि प्रेशर ना घटे, ठीक है। तो अगर सिस्टम ये चाहेगा कि प्रेशर ना घटे तो इक्विलिब्रियम उस तरफ जाने लगेगा, है ना। सिस्टम चाहेगा प्रेशर को बढ़ाने के लिए तो इक्विलिब्रियम उधर जाने लगेगा जिधर गैसों के मोल क्या हो रहे हो, इंक्रीज बढ़ हो रहे हो, Yes. है ना। तो Yes, यही sir. रिजल्ट तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अगर आप इसको समझे, ये जो रिजल्ट मैंने लिखा हुआ Yes, है sir. डेल्टा एनजी वाला, ये रिजल्ट एक्चुअली यही है ना। देखो इसी एग्जांपल में देख लो कि मान लो कि एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे N2+3H2 दिस गिव्स ट्वाइस अमोनिया, ठीक है। हैबर प्रोसेस अमोनिया आप बना रहे हो, चलो। और अगर आपसे बोल दिया जाए ये रिएक्शन जिस भी कंटेनर में करा रहे हैं उसमें हम लोग एक इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग एक कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हैं इनर गैस, ठीक है। और है ना, तो बताइए इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा। तो इसमें लॉजिक से समझे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा ऊपर वाला रिजल्ट। ऐसा नहीं कि आपको रटना है कि आप अगर कांस्टेंट प्रेशर बना के रखना चाह रहे हैं तो आपको वॉल्यूम लगातार क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो रहा होगा, लेकिन सिस्टम चाहेगा प्रेशर बढ़ाना, है ना। तो सिस्टम अगर प्रेशर बढ़ाना चाहेगा तो इक्विलिब्रियम उधर जाना चाहेगा जिधर गैसों के मोल क्या हो रहे हो, बढ़ रहे हो, Increase. ठीक है। अब आप देख लो कि इसमें किस किस डायरेक्शन में गैसों के मोल बढ़ रहे हैं, बैकवर्ड। Backward. Backward. बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब इस रिएक्शन में जब हम लोग इनर्ट गैस ऐड कर रहे होंगे कांस्टेंट प्रेशर पे तो बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेंट हो जाएगी उस, है ना, इक्विलिब्रियम को स्टेबलिश करने के लिए, ठीक है। अब इसी चीज को डेल्टा एनजी से जैसे रिलेट कर दिया जाए तो इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी निकालो तो 2-4 है ना। 2-4 मतलब -2 मतलब निगेटिव आ रहा है। और देखो निगेटिव में शायद यही रिजल्ट तो आया था कि जब डेल्टा एनजी निगेटिव होता है तो कौन सी रिएक्शन डोमिनेंट हो जाती है, बैकवर्ड। बैकवर्ड, Backward. है ना। तो उसमें वही चीज है कि अगर आप याद कर सकें तो याद कर लीजिए, या फिर समझना मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर आप भूल भी गए तो आप अपना रिजल्ट रिकॉल भी कर सकते हो कि कब फॉरवर्ड आता था कब बैकवर्ड आता था, ठीक है। वो डेल्टा एनजी तो बस बताने का तरीका है, बाकी तो लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। तो याद, ऐसा नहीं कि याद ही करना है आपको। तो बस दो ही केस बनते हैं बेटा इसमें, इनर्ट गैस के एडिशन में यही दो केस बनते हैं। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन इसमें इनर्ट गैस के एडिशन वाले कुछ क्वेश्चन
कर लेते हैं। इसमें ली चैटली प्रिंसिपल में ही मिलेंगे इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग लगा रहे हैं, जितना पढ़ लिया उतना सॉल्व किया आप लोगों ने? Yes, sir. क्योंकि आज की क्लास में ये टॉपिक मतलब चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो ली चैटली प्रिंसिपल नहीं हुआ। हाँ, क्या कैसे बेटा? ली चैटली, ली चैटली प्रिंसिपल अभी नहीं किया सर। अच्छा अच्छा, ली चैटल वाले क्वेश्चन अभी नहीं करे होंगे, हैं? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अभी लगा लीजिए, टाइम है अभी। जैसे देखो ये क्वेश्चन आपको एक एक रिएक्शन दी हुई है, N2 + 3H2 this gives twice ammonia, N2 + 3H2 this gives twice ammonia। ठीक है, आपको ये रिएक्शन दी हुई है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बात सभी लोग पढ़िए। कह रहा है कि सम इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज एडेड टू द सिस्टम। इसमें इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे। इनर्ट गैस का नाम नहीं बताया है, खैर नाम से हम लोगों को कोई लेना देना भी नहीं। हम लोग को मतलब ये होता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर रहे हैं, ये देखना जरूरी है। तो उसने पूछा है प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स विल बी अफेक्टेड। ठीक है, पहला है मोर अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड, है ना, ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनने लगेगी। लेस अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, मतलब जब नया इक्विलिब्रियम आएगा तो पहले से अमोनिया कम प्रोड्यूस हो रही होगी। तीसरे में कह रहा है नो इफेक्ट। चौथे में केपी ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज। तो बताइए क्या होना चाहिए इसमें? सर लेस अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड। Less. Yes, sir. B. लेस अमोनिया इज प्रोड्यूस, है ना? Yes, है sir. ना? इसका रीजन भी बताओ बेटा, लेस क्यों अमोनिया प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये backward समझाओ जरा। reaction ज्यादा डेल्टा dominant. एनर्जी नेगेटिव Backward. बैकवर्ड हाँ बैकवर्ड, अभी ये यही वाला एग्जांपल था क्या ऊपर वाला? अरे सर Yes, हंस sir. की बात है, यही वाला एग्जांपल ले रहे थे हम लोग। तो इसमें ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने कि इस रिएक्शन का आप अगर देखो तो डेल्टा एनजी निगेटिव आ रहा है, और डेल्टा एनजी निगेटिव आए, और जब भी डेल्टा एनजी निगेटिव है, इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हैं, तो फिर से एक नया इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करने के लिए जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। ठीक है, और बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होने का मतलब आप समझ ही रहे होगे कि मान लो कि इक्विलिब्रियम पे कुछ N1 मोल है, इसके कुछ N2 है, कुछ N3 है, लेकिन इनर्ट गैस ऐड करने से बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, तो अमोनिया के मोल कम होने लगेंगे और N2 और H2 के मोल बढ़ने लगेंगे। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होने की वजह से प्रोडक्ट के मोल घटने लगेंगे और रिएक्टेंट के बढ़ने लगेंगे। इसका मतलब जब नया इक्विलिब्रियम आएगा तो प्रोडक्ट के मोल कम हो चुके होंगे। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन। अच्छा ये बताओ केपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, केपी पे क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए? केपी बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा? सर सेम रहेगा। Same रहेगा sir. केपी सेम रहेगा, क्यों, रीजन? सर प्रेशर सेम है। पार्शियल प्रेशर सेम रहेंगे ना? यस सर हम्म, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, केपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये बात आप लोग शुरुआत में उन्हें बताई भी थी, केपी और केसी केवल टेम्परेचर के चेंज होने पर ही चेंज होती, इनकी जो वैल्यूज होती है, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, वो केवल टेम्परेचर का फंक्शन होता है। जब तक आप टेम्परेचर नहीं चेंज करेंगे किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का, तब तक उनका केपी या केसी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, है ना? रिएक्शन आगे पीछे शिफ्ट होके
एडजस्ट कर लेगी। मतलब हो क्या क्या कि बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेंट हो रही जैसे यहाँ पे, लेकिन जब नया इक्विलिब्रियम आ रहा होगा तो उसमें केपी की वैल्यू सेम उतने पे ही सेट हो जाएगी जितना प्रीवियस इक्विलिब्रियम पे केपी रहा होगा, है ना। केपी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है, ये टेम्परेचर अगर चेंज कर दिया तब चेंज हो जाएगा, अदरवाइज ना तो वॉल्यूम बढ़ाने घटाने से चेंज होगा, ना प्रेशर के कम ज्यादा करने से चेंज होगा, ना इनर्ट गैस को ऐड करने पे, ना कैटलिस्ट को ऐड करने पे चेंज होगा। तो ये आप लोग अच्छे से कि ये बात क्लियर होनी चाहिए सभी को। केपी एंड केसी आर ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। केपी केसी जो होते हैं ना वो केवल टेम्परेचर का फंक्शन होते हैं ना। तो केपी रिमेन सेम। अगर आपसे कोई पूछे कि केपी क्या होगा तो केपी की वैल्यू जितनी पहले थी उतनी पे ही फिर से सेट हो जाएगी वो। ठीक है, Yes, तो sir. ये आपका इनर्ट गैस की बात हो रही है। चलो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसमें इनर्ट गैस के क्वेश्चन होंगे। एक ही वाला भी कर सकते हैं आपको। देखिए ये वाला एक बार पढ़िए सभी लोग, इसको अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर K3 है, रिएक्शन No आपको दी effect. हुई है, नो इफेक्ट। Yes, sir. क्यों, रीजन बताओ। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन अच्छा कहीं लिखा तो है नहीं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्योंकि क्लोज कंटेनर करवाया Close container. हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम कई बार वो एग्जैक्टली exactly बोलेगा नहीं, वो इस तरह की लैंग्वेज यूज कर लेगा जैसे क्लोज्ड कंटेनर या रिजिड बाउंड्री कंटेनर। तो जब भी क्लोज कंटेनर या रिजिड बाउंड्री कंटेनर टाइप बोले तो समझ जाना कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम कम ज्यादा नहीं हो रहा है। और इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम में जब भी ऐड करेंगे तो सीधे आंसर क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो सीधे आप इसको टिक मारो भाई, नो इफेक्ट ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा बताओ कि इसी रिएक्शन में अगर मान लीजिए कि सपोज क्लोज कंटेनर ना होता और बोलता कि कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हम लोग इनर्ट गैस, तो क्या आंसर होता। एक सेकेंड मान के चलिए ये वाला केस, तब बताइए क्या होता। Sir, अगर प्रेशर कांस्टेंट concentration of ऑप्शन है, SO2 changed. A. ऑप्शन है। ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए, कंसंट्रेशन SO2 Cl2 चेंज। अच्छा, इसमें डायरेक्शन आती फॉरवर्ड, है ना, यस सर। क्योंकि डेल्टा एन जी पॉजिटिव आ रहा है इसका, तो इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते तो फॉरवर्ड जाती, फॉरवर्ड जाने पे तो भैया सबके कंसंट्रेशन चेंज होंगे, ये तो सही हो ही जाता। और सी वाला भी देखो सही हो जाता, क्योंकि सी में कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इज, नहीं 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 नहीं, ये नहीं नो सही सर। होगा बढ़ ना ना। हाँ, SO2 फॉरवर्ड जा रहा है ना तो SO2 कंसंट बढ़ जाता। तो मैं सोचा था SO2 Cl2 लिखा हुआ है तो SO2 है ओनली, तो तब तो केवल ए सही होता है उस केस में। ठीक है, वैसे केपी तो वैसे ही इनर्ट गैस ऐड करने पे कभी नहीं चेंज होगा, है ना, तो ये तो वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। तो इस केस में आंसर आपका ए बन जाता है फिर तो। ठीक है, क्लियर हो गई बात सभी को। यस सर। Yes, sir. अब इसमें एक स्पेशल केस और आपको पता होना चाहिए, ये भी लिख लीजिए कि जैसे अभी हम लोग सारे जो फैक्टर हम लोग ने पढ़े हैं अभी तक, ये हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन कई बार आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई फिजिकल इक्विलिब्रियम दे दिया जाए, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम ना देके क्या दे दे वो फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना, ये थोड़ा पता होना चाहिए। लिख लो इसको अलग से लिख लो, एप्लीकेशन
application of Le Chatelier principle application of Le Chatelier principle in physical equilibrium, है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम में तो हम लोग समझ ही गए। अब इसको मैं केमिकल एक फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल आपको अगर दे दिया जाए और उसमें बोले है ना, तो उसमें कैसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए जो आपको मेन बात है वो पहले बताते हैं। देखिए टेम्परेचर का चेंज हमेशा वैसे ही देखना होगा जैसे फिजिकल इक्विलिब्रियम हो या केमिकल इक्विलिब्रियम हो, है ना। उसमें सीधी सी बात है कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी टेम्परेचर इक्वल रिएक्शन डोमिनेट हो जाएगी, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब टेम्परेचर के केस में तो कुछ भी नया नहीं मिलेगा आपको, मतलब टेम्परेचर के केस में तो वैसा ही इफेक्ट मिलेगा देखने को। ठीक है, लेकिन प्रेशर का जो इफेक्ट है वहां पर आपको एक बात समझनी है, क्योंकि जो चेंजेस आते हैं वो प्रेशर के इफेक्ट में ही देखने को मिलते हैं। तो वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, देखिए अभी तक जैसे अभी तक हम लोग जो कर रहे थे प्रेशर का इफेक्ट हम लोग देखा था फॉर गैसियस सिस्टम। गैसियस सिस्टम का मतलब आपका कोई ऐसा इक्विलिब्रियम हो जिसमें कम से कम कोई एक तो गैस होनी ही चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। अगर कम से कम कोई एक भी गैस है तो ऐसे सिस्टम को गैसियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल मानते हैं। तो गैसियस इक्विलिब्रियम के लिए तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेशर आप अगर हम लोग बढ़ाते थे, है ना, हम लोग प्रेशर बढ़ाते थे तो सिस्टम ये ट्राई करता था कि प्रेशर को कम करने को ट्राई करता था। ठीक है, मतलब हम लोग प्रेशर बढ़ाते थे लेकिन सिस्टम हमेशा उसको अंडू करना चाहेगा। तो सिस्टम क्या करना चाहता था, सिस्टम ट्राई टू रिड्यूस द प्रेशर। और गैसों का प्रेशर कब कम होता है ना, क्योंकि गैसों का जो प्रेशर होता है वो उसके मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, गैसों के मोल के। तो जिस डायरेक्शन में गैसों के मोल डिक्रीज हो रहे होते थे उस तरफ इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट होने लगता था। ठीक है, यही हम लोगों ने तो पढ़ा था Yes, sir. प्रेशर के इफेक्ट में। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ये ठीक है, ये बिल्कुल रिजल्ट हम लोग लगाते हैं गैसीय सिस्टम में, लेकिन ये जो रिजल्ट आता है प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल, ये एक्चुअली आता है पीवी इक्वल टू एनआरटी से। ये रिजल्ट कहाँ से आता है, आइडियल गैस इक्वेशन से, है ना। और आइडियल गैस इक्वेशन तब तक लगा सकते हैं हम लोग जब इक्विलिब्रियम में कम से कम कोई एक गैस तो हो ही, है ना। मतलब हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए, गैसियस सिस्टम होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा गैस है तो और अच्छी बात है ना, फिर वहां पे टोटल प्रेशर की बात करेंगे। लेकिन अगर कोई एक गैस है तो भी हम लोग तब भी ये लगा ही सकते हैं। लेकिन मान लो कोई ज्यादातर आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम ऐसे मिलेंगे जिसमें गैस होगी नहीं। जैसे कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड बन रहा है मान लो। अब ग्रेफाइट से मान लो डायमंड बन रहा है तो ना तो ग्रेफाइट गैस है ना डायमंड गैस है। तो क्या ये कहना सही है? तो फिर ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट फेल हो जाएगा, है ना। ऐसा कोई सिस्टम दे दिया जाए, फिजिकल फिजिकल इक्विलिब्रियम में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे जिसमें आप देखेंगे कि गैस कोई होएगा ही नहीं, ना तो रिएक्टेंट गैसें होंगी ना प्रोडक्ट में कोई गैस होगा। अब गैस ही नहीं है कोई तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल, ये कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाएगा। इससे क्या होगा, रिजल्ट हमारा गलत आने लगेगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग वहां नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज पहले तो क्लियर होनी चाहिए कि ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने अभी पढ़ा है ये तब तक ही वैलिड है जब तक सिस्टम में क्या हो, कोई एक गैस हो, है ना। दिस कॉन्सेप्ट is valid for those equilibrium
system, equilibrium system in which at least one gas, in which at least one gas present at equilibrium, मतलब कोई ना कोई एक गैस तो होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में फिर हमें ध्यान रखना होगा कि अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दिया इसमें कोई गैस है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, है ना। इफ गैस इज नॉट ए पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इफ गैस इज नॉट ए पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर गैस इक्विलिब्रियम का पार्ट ही नया हो तो क्या करेंगे, है ना। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं नॉन गैसियस सिस्टम। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, नॉन गैसियस सिस्टम। मतलब उसमें गैस नहीं होगी, बाकी सॉलिड हो सकता, कोई भी एक रिएक्टेंट या बोलते हैं नॉन गैसियस सिस्टम। तो वहां पे क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वहां पे आपको डेंसिटी के बेसिस पे रिजल्ट लगाना होगा। वहां पे ये बोला जाता है, आपको मैं पहले रिजल्ट बताता हूँ इसका, कि जब भी बेटा प्रेशर बढ़ाया जा रहा हो, जब भी क्या किया जा रहा हो, किसी नॉन गैसियस सिस्टम का प्रेशर बढ़ाया जा रहा हो, तो बेटा बोलते हैं कि उसमें इक्विलिब्रियम जो होता है, जो इक्विलिब्रियम होता है, वो उस डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होने लगता है जिधर गैसियस सिस्टम की डेंसिटी, सॉरी नॉन गैसियस सिस्टम की डेंसिटी इंक्रीज होती है ना। बोलो भाई, ये मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। जब भी आपको कोई नॉन गैसियस सिस्टम दे दिया जाए और उसमें प्रेशर प्रेशर में छेड़खानी की जा रही हो, प्रेशर बढ़ाया जा रहा हो, घटाया जा रहा हो, कुछ भी कर सकता है प्रेशर के साथ, तो आपको फिर वो पीवी इक्वल टू एनआरटी वहां गलती से मत लगाना, नहीं सब बेड़ा गर्क हो जाएगा वहां पे। वहां पे डेंसिटी से रिजल्ट निकलता है। वहां पे बोलते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर इंक्रीज करने पर हमारा इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होने लगता है जिस डायरेक्शन की तरफ डेंसिटी बढ़ रही होती है। डी फॉर डेंसिटी है ना, डी फॉर क्या है, डेंसिटी, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर equilibrium will shift in such a direction at which density increases। सीधे सीधे आप उसको नोट लिख लीजिए, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर equilibrium will shift in such a direction ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब भी नॉन गैसीय सिस्टम हो तो आप सीधे ये रिजल्ट लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, जैसे आइस से वाटर बन रहा है, ठीक है। कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड बताया, जैसे मैंने आपको सल्फर रोम्बिक से सल्फर मोनोक्लेम, ऐसा कोई भी इक्विलिब्रियम दिया आ सकता है नॉन गैसेस टाइप का, ठीक। जैसे एक एग्जांपल चलो ले ही लेते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। जैसे मान लो आपको यही एग्जांपल दे रहा है कि आइस और वाटर ये दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं। आइस और लिक्विड वाटर ये दोनों क्या हैं, इक्विलिब्रियम पे हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे फील भी कर सकते हो कि ये मान लो कंटेनर है। मतलब थोड़ा सा केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको आपको केवल पढ़ना नहीं है, फील भी करना है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हमारे आसपास ये चीजें सब रहती हैं, वो बात अलग है हम लोग को पता ना हो। जैसे आपने कंटेनर में पानी ले लिया, ठीक है, और इसमें एक आइस का बड़ा सा क्यूब है, ये इसमें फ्लोट कर रहा है, ये आइस क्यूब मान लेते हैं भैया इसको। ये एक आइस क्यूब है, ये फ्लोट कर रहा है, आइस लिख देता हूँ, ठीक है। और ये वाटर है,
और अभी टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 1 atm है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर पे ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। ना तो आइस पूरी तरह से मेल्ट कर पा रही होगी, ना तो वाटर पूरी तरह से आइस में फ्रीज हो पा रहा होगा, है ना। जिस रेट से आइस मेल्ट कर रही होगी उसी रेट से वाटर फ्रीज भी हो रहा होगा। तो एक इक्विलिब्रियम सा बना हुआ है अभी आइस वाटर टेम्परेचर, लेकिन 0 और 1 atm पे ही ऐसा इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है प्रैक्टिकली। ठीक है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि अगर आपने क्या किया कि टेम्परेचर तो आपने थोड़ा 0 ही रखा, एक बार आपने क्या किया, टेम्परेचर आपने 0 ही रखा, 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन प्रेशर आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया, है ना। प्रेशर आपने क्या किया, बढ़ा दिया। टेम्परेचर 0 ही रखा लेकिन प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया, मतलब 1 atm है तो थोड़ा सा बढ़ाओ, ज्यादा मत बढ़ाना। जैसे क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर चेंज करने पे क्या होता है कि फिजिकल इक्विलिब्रियम बहुत अनस्टेबल टाइप के होते हैं। अगर आप एक झटके में बहुत ज्यादा टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करेंगे तो वो पूरी तरह से अन बैलेंस हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा इक्विलिब्रियम। फिर वहां पे ली चैटलियर प्रिंसिपल का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ता है या घटाना पड़ता है फिजिकल इक्विलिब्रियम में। तो जैसे प्रेशर 1 atm है, आपने 1.1 कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। 1 atm से क्या कर दिया, 1.1 कर दिया। तो आपने प्रेशर थोड़ा बढ़ा दिया, टेम्परेचर वही रखा 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा कि एक डायरेक्शन में रिएक्शन क्या हो जाएगी, जाने लगेगी। अब आपसे वही पूछा जा रहा है ना। चलो इसमें लिख लो, इफ प्रेशर इंक्रीजेस pressure increases to 1.1 atm, then what will happen, what will happen। आपसे पूछा रहा है क्या होगा। पहले ऑप्शन में बोल रहा है मोर आइस फॉर्म एट न्यू इक्विलिब्रियम। आपसे कह रहा है कि नए इक्विलिब्रियम पे और ज्यादा आइस बन जाएगी, है ना। दूसरे में मोर वाटर, मोर आइस मेल्ट, ऐसे लिखो, मोर आइस मेल्ट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें लिख लो लेस आइस मेल्ट एट इक्विलिब्रियम, है ना। और नॉन ऑफ दीज। ठीक है, बताओ क्या होना चाहिए। सर बी। सर मोर आइस Ice मेल्ट्स। सर मोर आइस में सी सी होना चाहिए, आइस Yes, कम sir, मेल्ट C. होगी। सर बी। sir बी B ऑफ B अच्छा, तो देखो रिजल्ट हम लोग को बी यही होगा। लगाना है पहले तो। भी होगा ना, हाँ। तो भी ही होगा इसमें। तो सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है कि आपने प्रेशर बढ़ा दिया है, ठीक है। 1 atm था लेकिन आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया, 1.1 कर दिया। तो प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर डेंसिटी बढ़ रही होगी। अब आपको ये थोड़ा सा बेसिक पता, डेंसिटी ज्यादा होती है कि वाटर, water वाटर है ना। वाटर डेंसिटी ज्यादा, आइस की डेंसिटी कम होती है, इसीलिए तो आइस फ्लोट करती है ना। तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसका तब आपने प्रेशर बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर डेंसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। और फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब समझ में आ रहा है कि और ज्यादा आइस मेल्ट होने लगेगी पहले की कंपैरिजन में, मतलब जो प्रीवियस इक्विलिब्रियम था उसकी कंपैरिजन में आइस और ज्यादा मेल्ट हो जाएगी। मतलब कुछ एक्स ग्राम आइस मेल्ट होके पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो फिर ठीक है, बी ही सही है, करेक्ट है बिल्कुल, है ना। डंके की चोट पे आप आंसर दे सकते हो भाई कि बी आंसर सही होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं प्रेशर घटा रहे हैं, तो आप सीधे डेंसिटी से रिलेट करिएगा। जब भी नॉन गैस सिस्टम आपको दिया जाए तो आप हमेशा डेंसिटी से रिलेट करके आंसर दीजिएगा।
ठीक है, एक अच्छा ये बता दो भाई आप लोग, तो मुझे भरोसा हो जाएगा कि आप लोग समझ गए हो। ये वाला क्वेश्चन देखिए, डेंसिटी ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर 3.5 एंड 2.3, है ना। उसने देखो क्वेश्चन में डेंसिटी दे दी, डायमंड और ग्रेफाइट पूछ रहा है फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, डायमंड के बनने की फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी। ऑप्शन ए हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ाया जाए और टेम्परेचर कम किया जाए। दूसरा लोड प्रेशर हाई टेम्परेचर, ऐसे उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, है ना। एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए आप लोग इसको। सर सी। सी, हाई प्रेशर Yes, एंड sir. हाई C. टेम्परेचर, यस सर। मतलब टेम्परेचर भी आपको बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना, तब ज्यादा डायमंड बनेगा, है ये कहना चाह रहे हैं। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सही हो कह रहे हैं बेटा, करेक्ट आंसर है ना। दोनों चीजें हम लोग को यहाँ पे बढ़ानी पड़ेंगी, टेम्परेचर भी इंक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। Yes, sir. यस सर। है ना, इक्विलिब्रियम तो सिंपल दिया है, कार्बन डायमंड से ग्रेफाइट बन रहा है ना। डेंसिटी देखो उसने दे ही दी है। अब उसने देखो टेम्परेचर का इफेक्ट भी पूछ रहा है और प्रेशर का। टेम्परेचर का इफेक्ट तो बेटा वैसे ही निकालेंगे जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे नॉर्मल फिजिकल इक्विलिब्रियम में, कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच देखो तो निगेटिव आ रहा है। डेल्टा एच निगेटिव मतलब ये रिएक्शन कैसी हो गई, नेचर वाइज एक्सोथर्मिक, है ना। और हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एक्सोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ रिएक्शन डोमिनेट हो जाती है ना। और देखो हमसे पूछ रहा है वो कि डायमंड बनाने की फेवरेबल कंडीशन। वैसे डायमंड ऐसी चीज ही है कि उसको तो हर कोई बनाना ही चाहेगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डायमंड बनाना चाहेगा, तो वो क्वेश्चन में भी यही चाह रहा है। तो देखो डायमंड है रिएक्टेंट साइड, अगर ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ दौड़ने लगेगा तो ग्रेफाइट का कन्वर्जन डायमंड में ज्यादा होने लगेगा, है ना। ज्यादा मोल ग्रेफाइट के एक डायमंड में सर कन्वर्ट होने लगेंगे तो डायमंड ज्यादा से ज्यादा बनने लगेगा। इसका मतलब वो एक तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में ही पूछ रहा है कि ऐसा क्या करें टेम्परेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में कि बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने लगे। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड जाती है। इसका मतलब हाई टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड रिएक्शन शिफ्ट होने लगेगी, मतलब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन से शिफ्ट होने लगेगा और हमें ज्यादा से ज्यादा डायमंड प्राप्त होगा। तो हाई टेम्परेचर हमारे लिए क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन होगी। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी हाई एज पॉसिबल है। अब ये तो बात होगी टेम्परेचर की। प्रेशर के लिए बोले तो प्रेशर बढ़ाने पे हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर डेंसिटी क्या होती है, बढ़ रही होती है, और डायमंड की डेंसिटी ज्यादा होती है ग्रेफाइट से। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, मतलब ग्रेफाइट ज्यादा तक कन्वर्ट होगा डायमंड में। तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ाना भी हमारे लिए फेवरेबल है, दोनों सिचुएशन में डायरेक्शन बैकवर्ड ही आ रही है ना। तो इसलिए फाइनल आंसर आप सी आपने बता दिया है, ठीक है। बोलो क्लियर हो गई, सभी को समझ में आ गई बात। यस सर। Yes. Yes, sir. ठीक
ठीक है, तो ये आपका ये ली चैटली प्रिंसिपल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ली चैटली प्रिंसिपल के मैंने सारे जितने भी एप्लीकेशन बन सकते हैं मैंने आपको करा दी। अब इसमें ली चैटली प्रिंसिपल के बाद अब एक टॉपिक है इसमें, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम और एक वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या रिलेशन, वो छोटे छोटे टॉपिक है दोनों ही, इनको भी कंप्लीट ही कर लिए। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको पहले समझते हैं। देखिए, वैसे ये इम्पोर्टेंट है जेई एडवांस के लिए, ठीक है। जेई मेंस में तो बहुत कम ही है कि पूछा जाएगा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे, लेकिन एडवांस के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, एडवांस के पेपर में पूछे गए हैं, इसमें होता है क्या, देखो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक एक कंटेनर में या एक वेसल में एक ही इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा था, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें एक ही कंटेनर या एक ही वेसल में या एक ही सिस्टम के अंदर दो डिफरेंट इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहे होंगे, है ना। एक ही कंटेनर में दो डिफरेंट इक्विलिब्रियम बन रहे होंगे, ठीक है। तो और जब भी कभी ऐसा होता है तो उसमें बोलते हैं कि दोनों इक्विलिब्रियम, दोनों रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एक ही समय पर अचीव होता है ना। जब पहली रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आती है जिस टी टाइम पे, उसी टी टाइम पर दूसरी रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम पे आती है। और जब दोनों रिएक्शन एक साथ इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम को अचीव करती हैं, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को ही साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन कंडीशन है वो यही होती है। अब जैसे इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मान लो कोई एक सॉलिड है, ए सॉलिड, और एक आपने कोई ले लिया बी सॉलिड, है ना। आपने एक ही कंटेनर में दो डिफरेंट सॉलिड ले लिए, एक ए सॉलिड एक बी सॉलिड, और दोनों को आप हीट करना शुरू कर दिए, ठीक है। आपने कंटेनर हीट करना शुरू कर दिया, अभी दोनों को हीट करना शुरू कर दिया आपने, नीचे स्प्लिट लैम्प लगा दिया आपने। तो हो गया क्या कि सपोज ए जो है वो डिकम्पोज होने लगा, ए डिकम्पोज होके बी में कन्वर्ट होने लगा, बी गैस और सी गैस में, ठीक है। और उधर जो बी था, ठीक है, इसको बी ना, अब इसको बी बोल दिया तो इसको कुछ और ही नाम दे दो यार, इसको दे दो डी नाम दे दो, चलो। तो जो डी सॉलिड था वो डिकम्पोज होने लगा बी गैस और ई गैस में। हाँ, एक कंडीशन और होती है, मैंने आपको बताई नहीं, कि दोनों इक्विलिब्रियम में कोई एक रिएक्टेंट या कोई एक प्रोडक्ट कॉमन भी होना चाहिए, तभी वो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस माना जाएगा, है ना। जैसे ए से भी बन रहा है, समझिए मेरी बात, और बी डी के डिकम्पोजिशन से भी देखो बी बन रहा है, और बी दोनों में है ना। बी ए पहले वाले इक्विलिब्रियम में भी है वो एज ए प्रोडक्ट, और दूसरे रिएक्शन में भी है। तो यहाँ पे आपको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। बोलो, कुछ समझ में आई इतनी बात की नहीं आई, Yes, sir. यस सर। है ना। ये दोनों में एक प्रोडक्ट कॉमन भी होना जरूरी है। अगर मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट कॉमन नहीं है तो फिर वहां पे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, उसमें तो अलग अलग टाइम पे इक्विलिब्रियम आएगा। मान लो कोई कॉमन ही नहीं है तो फिर ए का इक्विलिब्रियम मान लो 10 मिनट में आया, तो बी का पता नहीं 15 मिनट में आ सकता है, 20 मिनट में आ सकता है, मतलब वो सेम टाइम पे नहीं आएगा। तो दोनों में एक कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कोई एक कॉमन भी होना जरूरी है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के लिए। तो देखो पहली पहली रिवर्सिबल रिएक्शन इस तरह से हो रही है, और उसी कंटेनर में एक रिवर्सिबल रिएक्शन और चल रही है, उसमें डी से बी बन रहा है और
ई बन रहा है, ठीक है। और इन दोनों में बी क्या है, कॉमन है। तो अगर कभी ऐसा हो तो वहां पर एक ही साथ दोनों जो रिएक्शंस आप देख रहे हैं, ये दोनों रिएक्शन एक ही साथ इक्विलिब्रियम पे आएंगी, ठीक है। तो इसी बात को थोड़ा सा टू द पॉइंट में लिख देता हूँ, लिख लीजिए। व्हेन टू और मोर इक्विलिब्रियम, दो से ज्यादा भी, तीन भी हो सकते हैं। व्हेन टू और मोर इक्विलिब्रियम established simultaneously, when two or more equilibrium established simultaneously in a system then this type of equilibrium are called simultaneous equilibrium। साइमल्टेनियस वर्ड का मतलब आप लोग जानते ही होंगे ना, एक साथ एक ही समय पे, ठीक है। यस Yes, sir. है ना ये। लेकिन हाँ, इसमें एक नेसेसरी कंडीशन जो है वो जरूर लिख लीजिए कि ऐसा नहीं कि कोई भी दो रिएक्शन एक साथ हो और साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे आ जाए, तो ऐसा भी नहीं है। उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन भी होती है, वो होती है एटलीस्ट वन गैसियस स्पीसीज, वो चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो रिएक्टेंट साइड है या प्रोडक्ट साइड है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कोई एक गैसियस स्पेसीज दोनों में प्रेजेंट होनी चाहिए, एटलीस्ट वन गैसियस स्पेसीज कॉमन इन बोथ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये चीज भी हम लोग को देखनी पड़ेगी, है ना, कि अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही तो फिर वहां पे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो तो फिर नॉर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा फिर, ठीक है ना। Yes. तो ये तो मैंने आपको बात बताई कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होता क्या है ना, किसको हम लोग बोलते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात, कि मान लो कि ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें दो इक्वेशन एक साथ इक्विलिब्रियम पे आ रही हो, दोनों में कोई एक स्पेसीज कॉमन भी हो, तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये चीज हमें समझनी है, क्योंकि हम लोग को न्यूमेरिकली पूछेंगे, कोई आपको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे ऐसे लिखने को तो आएगा नहीं, राइट एन ऐसे ऑन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, आपको सीधे न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा सॉल्व करने को, तो आपको वो तरीका समझना है, ठीक है, कि ऐसी सिचुएशन में हमें कैसे क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। तो मेन जो मेथड है, हाउ टू सॉल्व मेथड, इसमें चलो हेडिंग डाल के लिख लो, मेथड टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के तरीके, ठीक है, मतलब मेथड क्या है, कौन सा मेथड, कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। देखो, तो मेथड ये बोलता है कि जैसे अभी हम लोग क्या करते थे, अपना एक्सप्रेशन लिखते थे, अभी तक तो एक ही रिएक्शन दी जाती थी, तो उसमें हम लोग लिखते थे ना A00 A-X ऐसे करके लिखते थे एक्सप्रेशन, है ना, या पार्शियल प्रेशर के टर्म Yes, में sir. लिखते थे, Yes, sir. है ना। लेकिन अगर आपको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन दे दी जाए,
तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, जो सबसे मेन बात है बस वही बता रहा हूँ कि अपना जो एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम पे, जो एक्स के टर्म में लिखते थे ना अपना एक्सप्रेशन, है ना, वो एक्सप्रेशन लिखते समय हमें बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी स्पेसीज कॉमन है, जो भी स्पेसीज कॉमन है दोनों में, जैसे इस एग्जांपल में बी दोनों में है, तो अपना एक्सप्रेशन हम लोग इस तरह से बनाएंगे कि इन दोनों मतलब ये इस कॉमन स्पेसीज के जो मोल होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। इनके जो कंसंट्रेशन है या मोल है वो सेम होने चाहिए इक्विलिब्रियम। जितने यहाँ पे होने चाहिए उतने यहाँ दोनों में सेम होने चाहिए, क्योंकि बी जो है वो दिख हम लोग को दो जगह रहा है, ठीक है, लेकिन बी नाम का गैस तो एक ही होगी ना पूरे कंटेनर में। आप इसको ऐसे समझिए Yes, sir. कि इस पूरे सिस्टम में बी नाम का प्रोडक्ट तो एक ही होगा। हाँ, थोड़ा वो यहाँ से बन रहा है और थोड़ा कुछ यहाँ से बन रहा है, लेकिन ओवरऑल इस पूरे कंटेनर के रिस्पेक्ट में देखो तो बी एक ही गैसियस प्रोडक्ट है। तो उसके जो मोल होने चाहिए वो इक्विलिब्रियम पे सेम होने चाहिए, दोनों इक्विलिब्रियम में सेम होने चाहिए, क्योंकि ये भी हम लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पे सभी के मोल क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो जितने यहाँ पे होने चाहिए लिखे हुए उतने ही यहाँ पे होने चाहिए लिखे हुए। हम लोग अपना एक्सप्रेशन इस तरह से बनाएंगे जिससे जो कॉमन स्पेसीज है उसके कंसंट्रेशन या उसके मोल, या बेटा पार्शियल प्रेशर के टर्म में बना रहे हो तो पार्शियल प्रेशर भी सेम होने चाहिए। बस इतना ध्यान रखेंगे, बाकी आप ये इतना ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, मतलब आपका एक्सप्रेशन करेक्ट बनेगा। तो बस इसमें एक ही चीज आप मैं लिख रहा हूँ, वही बस आपको याद रखनी है, वाइल सॉल्विंग, है ना, न्यूमेरिकल्स, बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, while solving एक numerical based on simultaneous equilibrium, the partial pressure और molar concentration, ठीक है, पार्शियल प्रेशर और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन स्पेसीज, जो दोनों में कॉमन है उसी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, कॉमन स्पेसीज एट इक्विलिब्रियम मस्ट बी सेम, ठीक है, वो सेम होनी चाहिए। वो ये नहीं कि एक इक्विलिब्रियम में कुछ और आपने ले लिए उसके कंसंट्रेशन, दूसरे में कुछ और ले लिए, तो फिर भैया सारा मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है, अपना एक्सप्रेशन इस तरह से बनाना है कि जो कॉमन स्पेसीज है उसके पार्शियल, अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म में बना रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर सेम होने चाहिए, अगर मोल के टर्म में बना रहे हैं तो उनके मोल या मोल कंसंट्रेशन के टर्म में बना रहे हैं तो कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। Yes, sir. है ना, अब देखो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ तो जल्दी समझ में आएगा आप लोगों को कि कैसे, मतलब ये कैसे हम लोग कर सकते हैं इस तरह से। तो एग्जाम्पल ये ऊपर वाले ही ले लो, सिंपल एग्जाम्पल भी था वो, ए से बी गैस बन रहा है प्लस सी गैस बन रहा है, ठीक है, और ये दूसरे इक्विलिब्रियम में डी सॉलिड से क्या बन रहा है, इससे भी बी गैस बन रहा है और ई गैस बन रहा है। रिएक्शन कैसी भी हो सकती है, बस अभी आपको मेथड ही समझना है ना। रिएक्शन आपको दूसरी भी मिल सकती है, अलग अलग टाइप की रिएक्शंस दी जा सकती है, मेथड लेकिन सब में एक ही होगा। अब इसमें जो कॉमन स्पेसीज है वो बी है, तो हमें फोकस उसी पे करना है। तो जैसे मैं पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखूंगा, जैसे मुझे केपी, इस पहली रिएक्शन का केपी उसने दे दिया केपी 1, और जो दूसरी रिवर्सिबल रिएक्शन इसका केपी दे दिया केपी 2। भाई दोनों का केपी तो अलग ही अलग होगा, क्योंकि रिएक्शन अलग अलग है तो केपी भी अलग अलग होगा।
फिर जब हम लोग अपना एक्सप्रेशन बनाएंगे इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो देखो ये तो है सॉलिड, सॉलिड का प्रेशर वेशर होता नहीं है ना, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, उसको मैंने डैश कर दिया, ठीक। और एक मोल बी के बनने की वजह से पार्शियल प्रेशर मान लो P1 डेवलप हो रहा है, तो एक मोल सी के बनने की वजह से भी पार्शियल प्रेशर P1 ही डेवलप होगा। मान लेते हैं कि ये है ना प्रोडक्ट साइड, बी का पार्शियल प्रेशर P1 है, तो सी का भी P1 ही होगा। अब देखिए, लेकिन उसी समय नीचे वाली रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम पे आ रही है, लेकिन अब ये भी समझिएगा, जब रिएक्शन अलग है तो उसका अल्फा भी अलग होगा, अल्फा समझ लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसके मान लो कुछ एक्स मोल डिकम्पोज हो रहे होंगे, जैसे मोल के टर्म में लिखेंगे तो A00 और A-X XX, है ना। लेकिन इसके मोल B00, तो B से ये जरूरी थोड़ी ना कि X से डिकम्पोज करे, क्योंकि D का अल्फा और A का अल्फा अलग अलग होगा, तो इससे कोई Y मान लो डिकम्पोज किया तो Y। अब देखो मान लो इसके Y मोल बन रहा है, तो Y मोल के रिस्पेक्ट में पार्शियल प्रेशर कुछ P2 होगा, है ना, बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। वो P1 तो होगा नहीं, फिर मुझे यहाँ P2 लिखना पड़ेगा। अगर मैं केवल पार्शियल प्रेशर के टर्म में ही लिख रहा हूँ तो मुझे B का पार्शियल प्रेशर P2 और E का भी एक ही मोल है तो P2। वो तो कोफिशिएंट देख के ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1 है तो तभी मैं P2 लिख रहा हूँ। अगर बाई चांस यहाँ पे 2 होता तो मैं फिर 2P2 लिख देता, ठीक है। अब आते हैं वो पुरानी बात पे कि जो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जब हम लोग अपना एक्सप्रेशन लिख रहे होंगे उस समय हमें इतना ध्यान रखना है कि जो कॉमन स्पेसीज है उसके पार्शियल प्रेशर या फिर मोलर कंसंट्रेशन ये हमेशा सेम होने चाहिए। लेकिन हमने तो सेम लिए नहीं, हमने तो इसके P1 लिए, इसके P2, और अलग अलग लेना भी सही ही है। अगर आप दोनों के P1 ले लोगे तो उनके Kp भी सेम हो जाएंगे, तो Kp आपको अलग अलग दिए जा रहे होंगे Kp की वैल्यूज। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे कॉमन एन इफेक्ट लगा दिया जाता है। कॉमन एन इफेक्ट ये बोलता है कि देखो P1 प्रेशर यहाँ से डेवलप हो रहा है एक मोल बी के रिस्पेक्ट में, P2 यहाँ से डेवलप हो रहा है, तो पूरे कंटेनर में बी का नेट प्रेशर कितना हो जाएगा, पूरे कंटेनर में बी का टोटल प्रेशर P1 प्लस P2, है ना। और उतना ही यहाँ भी होगा P1 प्लस P2, वो तो सेम ही होगा ना, क्योंकि बी तो एक ही स्पेसीज है, तो जितना प्रेशर उसका इस इक्विलिब्रियम पे होगा उतना ही इस इक्विलिब्रियम पे होगा, है ना। P1 यहाँ से आया और P2 यहाँ से आ गया, टोटल पी। अच्छा इसके लिए P2 यहाँ से इसका अपना खुद का था और P1 यहाँ से डेवलप हो गया। तो ऐसा कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन वैसा ही बन जाएगा जैसा हम लोग बोल रहे थे, है ना। कॉमन स्पेसीज का आपको इस तरह से ऐड कर देना है, ठीक है, बोलो भाई। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अगर मान लो कि इसके 2 मोल बन रहे तो बी के, एक सेकेंड, मान लो कि 2 मोल बन रहे होते, यहाँ पे 2 लिखा होता, तो मैं लिखता यहाँ पे पहले लिखता मैं 2P2 और P2, और फिर कॉमन करने के लिए क्या करता बताओ। Plus P. हाँ तो 2P2 प्लस P1 और ऊपर भी P1 प्लस 2P2, ठीक है, ऐसे Yes, लिखता। सर। ठीक है, अगर यहाँ 2 होता तो 2 मोल बी के बनते, है ना। तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखनी है, और बस इससे फिर आप केपी लिख दीजिएगा। जैसे देखो अब इसके आगे तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा ये लिखते ही। जैसे पहली रिएक्शन का Kp1 हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। सॉलिड का मत लीजिएगा, पार्शियल प्रेशर डिफाइन नहीं होता उसका, तो P1 प्लस P2 इंटू P1, ये हो गया Kp1। इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दो इतना। अब सेकंड रिएक्शन, सेकंड इक्विलिब्रियम के लिए उसका Kp लिखो, Kp2 बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ई। बी का तो उतना ही है P1 प्लस P2 और ई का P2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ऐसे केस में जब सॉल्व कर रहिएगा तो दोनों इक्वेशन को ऐड करना ज्यादा बेहतर रहता है
साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करना ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो दोनों को ऐड करने का क्या फायदा है कि जैसे ही आप ऐड करोगे तो P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 देखो कॉमन आ गया, है ना, यहाँ भी बैठा हुआ है देखो P1 प्लस P2 यहाँ भी, तो ये कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में ये भी क्या हो गया P1 प्लस P2, तो इससे आपको मिल गया P1 प्लस P2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू KP1 प्लस KP2। इससे हमें P1 प्लस P2 की वैल्यू मिल गई स्क्वायर रूट ऑफ KP1 प्लस KP2। और बस आपको अगर P1 P2 निकालना है तो P1 प्लस P2 की वैल्यू एक बार इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना, यहाँ से आपको P1 की वैल्यू मिल जाएगी, और यही वैल्यू एक बार इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देना, यहाँ से आपको P2 की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। P1 P2 के लिए ही सॉल्व आप कर भी रहे होगे अपना न्यूमेरिकल, तो यहाँ से देखो P1 आपका आएगा KP1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ KP1 प्लस KP2, और P2 आएगा KP2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ KP1 प्लस KP2, है ना। मतलब इस तरह से आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. है ना, तो मेन चीज है कि एक्सप्रेशन बस आपको जो जैसे बोला गया वैसे ही आप बनाइएगा, बस इतना ध्यान रखना जो कॉमन स्पेसीज है उसका पार्शियल प्रेशर सेम होना चाहिए, अगर आप मोल के टर्म में लिख रहे हो तो उसके मोल सेम होने चाहिए। ठीक है, तो आपका फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और कुछ में और कोई नई बात है ही नहीं, बाकी सारी बातें वही हैं जो पुरानी है, जैसे हम लोग पहले करते आ रहे थे, बाकी कोई भी इसमें नई चीज नहीं मिलेगी आपको। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में बस इतना ही थोड़ा सा जो समझने वाली बात है। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो क्वेश्चन करने से और क्लियर हो जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी कि अभी मेंस के पेपर में आया भी है एक क्वेश्चन, इन लोगों ने दिया भी है, इसमें है कि नहीं देखना पड़ेगा भाई। यही वाला है क्या? हाँ यही वाला लग रहा मुझे, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये क्वेश्चन इन लोगों ने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे ही पूछा है। बिल्कुल रिसेंटली एक साल पहले ही आया है, जेई मेंस 2019 के पेपर ऑनलाइन वाले में। ठीक है, और अगर अब ये चांस की बात है कि जो मैंने एग्जाम्पल लिया है यही एग्जाम्पल इन लोगों ने चुरा लिया है, और ये एग्जाम्पल में पिछले 3-4 सालों से यही एग्जाम्पल ले ही रहा हूँ। मेरे पुराने नोट्स भी देखोगे तो यही वाला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ साइमल्टेनियसली में, सबसे बेसिक सा एग्जाम्पल है ना। देखो अब इन लोगों ने सी को कॉमन कर दिया Yes, sir. है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो पहली रिएक्शन का KP1 x ATM स्क्वायर, दूसरे का KP2, इसमें पूछा है टोटल प्रेशर एट बोथ। अब देखो टोटल प्रेशर अगर पूछ रहा है तो बस थोड़ा सा इन्होंने एक नई चीज पूछ ली है, टोटल प्रेशर। जैसे देखो एक्सप्रेशन तो हम लोग ऊपर बना ही चुके हैं, फालतू में फिर से एक्सप्रेशन बनाने की जरूरत नहीं है। देखो टोटल अगर आपसे मैं यहाँ पे पूछूं कि बताइए टोटल प्रेशर क्या होगा इक्विलिब्रियम पे, तो बताइए कितना होगा टोटल प्रेशर? 2P2 plus P1. है ना, 2 in ट्वाइस ऑफ bracket P1 प्लस P2। हाँ, तो ऐसे केस में हमें डाल्टन्स लॉ लगाना पड़ेगा। डाल्टन्स लॉ बोलता है कि अगर आपके कंटेनर में 2, 3, 4 कितनी भी गैसें क्यों ना पड़ी, तो टोटल प्रेशर उन गैसों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक गैस बी है, अच्छा बी है एक ही गैस, लिखी वो दो जगह जा रही है ना, लेकिन है तो एक ही गैस, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एक ही बार लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी और पार्शियल प्रेशर ई। हाँ
ई, इस तरह से। हाँ, सॉलिड का पार्शियल प्रेशर डिफाइन नहीं होता है, तो ये टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ टोटल प्रेशर लिखें इस वाली रिएक्शन के मुद्दे के अकॉर्डिंग लिखें, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ई, है ना। अब बी का जैसे P1 होगा, और सी कॉमन है, तो सी का पार्शियल प्रेशर P1 प्लस P2 हो जाएगा, कोफिशिएंट 1 ही 1 है, और ई का P2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ P1 प्लस P2। और P1 प्लस P2 की वैल्यू कितनी आ रही थी? P1 प्लस P2 आ रहा था स्क्वायर रूट ऑफ KP1 प्लस KP2। तो इसका फाइनल आंसर ये हो गया भाई, टू ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ KP1 प्लस KP2। और KP1 KP2 की वैल्यू उसने x और y दे रखी है, तो ऐसा आंसर जो होगा वही सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आंसर आपको केवल एक ही दिया उसने, है ना, फोर्थ फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा इसका। तो वही है कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि साइमेट्रिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे उसका एक्सप्रेशन लिखना है आपको। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन है, आपको सीट में मिल जाएंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के, आप लोग एक बार इसको करिएगा। सेम उसमें बस अपना एक्सप्रेशन बनाना का जो तरीका है वो ऐसे ही रखिएगा। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, एक्सरसाइज 2 में 2-3 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, ऐसे एक क्वेश्चन नंबर 8 पड़ा हुआ है, ये वाला करिएगा आप लोग। ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे ही है ना। आपको दिख जाएगा, 2 रिएक्शन एक साथ दिख रही होंगी, एक ही उसमें कोई एक कंपोनेंट कॉमन वॉमन भी होगा। एक ये वाला भी करिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 2 में है, क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट 1 में मिल जाएगा आपको। और ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में ये वाले क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का। एक ये वाला चलो कर लो, ये वाला M3। इसमें क्या है कि इसमें साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे ली चैटलियर प्रिंसिपल का एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है। जैसे देखो, पहले क्वेश्चन समझ लो क्या कर रहा है। द रिएक्शन PCl5 PCl3 Cl2 एंड COCl2 COCl2 आर साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कह रहा है कि ये दो इक्विलिब्रियम एक साथ इक्विलिब्रियम पे हैं किसी कांस्टेंट वॉल्यूम के कंटेनर में। तो पहली लाइन से ही समझ में आ गया होगा कि ये दोनों साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे आ रहे हैं। उसने साइमल्टेनियस वर्ड यूज ही किया हुआ है, तो ये भैया मैंने लिख दी भाई दोनों रिएक्शन। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है आगे। फिर कह रहा है ए फ्यू मोल्स ऑफ CO आर इंट्रोड्यूस इनटू द वेसल। मतलब कुछ मोल, फ्यू मोल मतलब कुछ स्मॉल मोल होंगे CO गैस के, वो आपने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं वेसल में। ठीक है, तो आपने क्या किया, कुछ मोल CO के ऐड कर दिए, मान लेते हैं कुछ X मोल आपने ऐड कर दिए। ठीक है, X मोल आपने ऐड कर दिया। फिर कह रहा है आफ्टर सम टाइम द न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो कुछ समय के बाद देखो, जैसे ही आप ऐड करोगे तो थोड़ा रिएक्शन डिस्टर्ब होगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, उसके बाद नया इक्विलिब्रियम आएगा। तो नए इक्विलिब्रियम पे पूछ रहा है कंसंट्रेशन। PCl5 विल रिमेन अनचेंज, PCl5 का कह रहा है चेंज नहीं होगा। क्लोरीन विल गेटर, क्लोरीन का बढ़ेगा। PCl5 विल बिकम लेस, PCl5 का कम हो जाएगा। PCl विल बिकम। तो ये आपको अल्टीमेटली इन चारों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। एक बार अटेम्प्ट करिए फिर बताइए। 2 मिनट लीजिए आप इसमें।
Sir, C option. सी ऑप्शन, PCl5 will become less है। Yes, sir. अच्छा, इसको समझाओ कैसे आया ये आंसर, तो सही लग रहा है तुम्हारा। सर CO के मोल्स डाले गए हैं, तो सर जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर पे चला जाएगा, तो सर हाँ, CO तो से हो गया ये सेकेंड रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड साइड। बैकवर्ड। ठीक है, फिर क्या तो सर होगा, Cl2 के मोल्स कम होने लगेंगे Cl2 पे, Cl2 के कम होने लगेंगे। हाँ तो सर उस साइड लोअर कॉन्सेंट्रेशन Cl2 की साइड आ जाएगी, तो PCl5 से सर Cl2 की साइड ज्यादा डोमिनेट हो जाएगी फॉरवर्ड रिएक्शन, तो सर PCl5 कम होने हाँ, लगेगा। PCl5 कम होने लगेगा, PCl3 बढ़ने लगेगा। बिल्कुल सही करे। तो ये बहुत प्यारा एग्जांपल है, क्योंकि देखो एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में खास बात ये होती है कि अगर एक भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ दोनों में से, तो डिस्टर्ब दोनों हो जाएंगे, मतलब दोनों का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। कुछ समय बाद फिर से नया इक्विलिब्रियम भी आएगा, लेकिन नए इक्विलिब्रियम में कहानियां बदल चुकी होंगी। तो देखो उसने क्या किया, उसने एक्स मोल CO के ऐड किए, तो CO तो हमारा सेकेंड रिएक्शन में प्रेजेंट है, तो CO का कंसंट्रेशन नो डाउट बढ़ेगा, है ना। लेकिन ली चैटले प्रिंसिपल ये बोलता है कि इक्विलिब्रियम में जैसे ही जिधर का कंसंट्रेशन ज्यादा होने लगता है, इक्विलिब्रियम ऑलवेज शिफ्ट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये वाली जो रिवर्स, सेकेंड वाली जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दिया, और आप तमाशा देखने खड़े हो गए कि भैया देखते हैं क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन बहुत ही चालाक होती है, आप प्रोडक्ट का बढ़ाओगे, वो खटाखट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम करने लगेगी, मतलब वो प्रोडक्ट ये रिएक्शन बैकवर्ड चलने लगेगी। लेकिन जब ये बैकवर्ड चल रही होगी या चलना स्टार्ट ही हुई होगी, तो क्या होगा, क्लोरीन का कंसंट्रेशन घटने लगेगा, है ना, बोलो भाई। अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड एक्सिस की तरफ जाएगा, तो इसमें क्लोरीन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगा। और क्लोरीन देखो दोनों जगह बैठा हुआ है, क्लोरीन ही तो कॉमन स्पेसीज है इसमें। अगर क्लोरीन का कंसंट्रेशन यहाँ मान लो यहाँ कुछ एक्स मोल कम हुए, तो बेटा उसका असर तो यहाँ भी पड़ेगा ना, है ना, क्योंकि क्लोरीन तो एक ही प्रोडक्ट है इसमें। तो क्लोरीन का कंसंट्रेशन अगर कम होगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में भी मतलब जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होने लगेगा। ठीक है, और इसकी रिकवरी के लिए जो पहली रिएक्शन है ये फॉरवर्ड की तरफ दौड़ जाएगी, है ना, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। और फॉरवर्ड जब दौड़ने लगेगी, तो आफ्टर सम टाइम जब नया इक्विलिब्रियम आएगा, तो PCl5 का कंसंट्रेशन कुछ कम हो चुका होगा, PCl3 का थोड़ा बढ़ गया होगा, है ना, और COCl2 का थोड़ा सा बैकवर्ड गया ना, हाँ बढ़ गया होगा। तो हम लोग सबके बारे में कमेंट कर सकते हैं। अब जैसे इसमें बोला है कि PCl5 विल रिमेन अनचेंज, तो ये तो गलत बात है भाई, PCl5 तो कम हो गया ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर Cl2 विल बी ग्रेटर, तो Cl2 ग्रेटर कहाँ है, Cl2 तो कम हो रहा है बेटा, ये भी हटाओ, है ना। PCl5 विल बिकम लेस, हाँ ये सही कह रहा है बेटा, PCl5 का कंसंट्रेशन देखो कम हो रहा है न्यूक्लियम पे, पहले से कम ही हो जाएगा। और PCl5 विल ग्रेटर, नहीं गलत है, PCl5 तो कम हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी कोई कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, बस लॉजिक है वहां पे। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल के क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए पूछे भी ज्यादा जाते हैं कि कोई उसमें बहुत कोई कैलकुलेशन नहीं मिलती है, बस एक लॉजिक पे ही बेस्ड होते हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल है, उसमें कोई नई चीज नहीं, बस वही है कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में अगर एक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, तो दूसरा इक्विलिब्रियम 100% डिस्टर्ब होगा, दोनों इक्विलिब्रियम मतलब ओवरऑल डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो बोलो कि बात समझ में आई बेटा। Yes, sir. Yes. ठीक है, अब इसमें एक ही टॉपिक तुम लोग का बच रहा है, चलो वो थोड़ा सा ही छोटा सा टॉपिक है, उसको कंप्लीट ही करा देते हैं, तो आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। वेपर प्रेशर वाला, हाँ ये बचा है बस, वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, है ना, चलो इसको भी कंप्लीट कर लो, वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है और इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी से क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वेपर प्रेशर क्या होता है, कोई बताना चाहो तो बताओ भाई। थोड़ा बहुत तो पता होगा मेरे ख्याल से। वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं? क्या होता भाई, बताओ भाई, हम लोग तो शांत हो गए। अरे बहुत आसान है ये सब, बेस 9th-10th में ही पढ़ा दिया था वेपर प्रेशर के बारे में। तो बेसिक आप लोग पढ़ के आए हो, ऐसा नहीं है। चलो अच्छा भाई, मैं ही बता देता हूँ, तुम लोग तो बताना नहीं चाह रहे हो। देखो इसमें क्या है कि जैसे आप क्या कीजिए, एक वाटर ले लीजिए, वाटर एज ए लिक्विड। ठीक है, और उसको किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन करिए। टेम्परेचर हाँ 100 से कम लीजिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा 100 से ज्यादा मत लीजिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि वो सारा वाटर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को सारा का नहीं कन्वर्ट करना है, हम लोग को ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करना है। तो होगा क्या कि आप टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस जैसे रख लिया, 40, 50, 60, है ना, 100 से कम रखना होगा। तो 100 से कम क्या होता है कि वाटर इवोपरेट होता है। ठीक है, वाटर क्या होता है, इवोपरेट होता है। धीरे धीरे इसकी एक एक लेयर, जैसे सबसे पहले सबसे ऊपर वाली लेयर इसकी वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लगेंगे। वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, तो वो ब्रेक होने लगेगी और वो वाटर के मॉलिक्यूल वेपर फेस में आने लगेंगे। ठीक है, पहले एक एक लेयर के मॉलिक्यूल आएंगे, फिर दूसरी लेयर, जो उसके बाद जो सेकेंड नंबर वाली लेयर है, उसके मॉलिक्यूल वेपर फेस में आने लगेंगे, फिर तीसरी लेयर के मॉलिक्यूल आने लगेंगे। ठीक है, जब इसमें कुछ लेयर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे वेपर फेस में, तो ये जो वेपर फेस में आ रहे हैं मॉलिक्यूल, ये अपना कुछ प्रेशर भी एग्जर्ट कर रहे होंगे। ये कंटेनर की जो बाउंड्री है ना बेटा, इस पे एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे। ठीक है, और प्रेशर एग्जर्ट करने की वजह से क्या होगा कि जो इवोपरेशन का रेट है वो धीरे धीरे घटने लगेगा। क्योंकि शुरुआत में क्या होगा कि वैसे शुरुआत में यहाँ वेपर थी ही नहीं, तो पहली लेयर तो बड़ी तेजी से इवोपरेट होगी, है ना। फिर कुछ वेपर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, वो थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगा रहे होंगे। तो सेकेंड लेयर हाँ उसके रिस्पेक्ट में थोड़ी कम रेट से इवोपरेट होगी, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर लग रहा होगा ना। जो अपकमिंग मॉलिक्यूल है, जो वेपर फेस में आना चाह रहे हैं, उनपे एक प्रेशर लग रहा होगा वेपर के मॉलिक्यूल का। ठीक है, वो बोल रहे होंगे बेटा हम तो आके पछता रहे हैं, तुम ना आना। ठीक है, इस तरह से एक प्रेशर लगा रहे होंगे। और जब यहाँ भीड़ बहुत बढ़ जाएगी, एक समय आएगा जब बहुत सारे वेपर मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएंगे, तो उस समय क्या होगा कि इवोपरेशन का रेट काफी कम हो जाएगा और उधर से कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन समझ रहे हो कि यहाँ पे जब भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी, तो ये दो दो वेपर मॉलिक्यूल, तीन तीन वेपर मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ी ड्रॉप बना लेंगे और टपक जाएंगे, फिर से लिक्विड फेस में आ जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, है ना। तो इधर से एक दूसरा फिनोमेना स्टार्ट होने लगेगा, कंडेंसेशन के नाम से इसको बोलते हैं। और जैसे जैसे मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ेगा तो कंडेंसेशन का रेट बढ़ेगा। तो एक समय आएगा कि दोनों का रेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बोलो भाई, इवोपरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट इक्वल हो जाएगा, है ना। और बस उस इक्विलिब्रियम का हम लोग इंतजार करते हैं कि हाँ भाई एक समय ऐसा आ जाए जब इक्विलिब्रियम आ जाए, और इक्विलिब्रियम पे वेपर के मॉलिक्यूल जो भी ये प्रेशर लगा रहे होते हैं कंटेनर की बाउंड्री में, उस प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। उस प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर वेपर प्रेशर। प्रेशर। वाटर प्रेशर। ठीक है,
तो बात समझ में आ रही? अभिलेष बेटा आवाज सही नहीं आ रही क्या? नो सर। तो बेटा मेरी आवाज सभी को नहीं सही आ रही, किसी को? अभिलेष तुम्हें नहीं आ रही, बाकी बच्चों को सही आ रही है आवाज? Yes, sir. यस सर। सर मेरे में नहीं आ रहा है। तो डेटा खत्म हो रहा होगा तुम्हारा। डेटा कम होता है तभी इस तरह का होता है बेटा, है ना? तो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बन रहा है, वाटर लिक्विड जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, दोनों रेट बराबर हो जाते हैं। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवोपरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और उस समय वेपर जो भी प्रेशर लगा रही होती है कंटेनर की बाउंड्री पे, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इसकी अगर कोई पूछे डिफिनेशन पूछे कि बताओ डिफाइन वेपर प्रेशर क्या होता है, तो सिंपल सी डिफिनेशन बनती है, द प्रेशर exerted by vapors over the surface of water at equilibrium is called vapor pressure, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे वेपर के मॉलिक्यूल जितना भी प्रेशर लगा रहे होते हैं वाटर की सरफेस पे, उसे ही हम लोग नाम दे देते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम को देखा जाए तो इक्विलिब्रियम बन किसके किसके बीच में रहा है, अगर थोड़ा सा हम लोग इसको इक्वेशन के टर्म में देखें तो वाटर लिक्विड और वाटर वेपर के बीच में ही बन रहा है इक्विलिब्रियम। बोलो भाई, इक्विलिब्रियम जो बन रहा है उसमें वाटर लिक्विड और वाटर वेपर के बीच में बन रहा है, ठीक है। और इस रिएक्शन का अपना एक केपी होगा, है ना। हर रिवर्सिबल रिएक्शन का अपना केपी होता है, तो इसका भी अपना केपी होगा। अब इस रिएक्शन का जो केपी है, अगर उसके एक्सप्रेशन को लिखें तो इसका केपी केवल किसके बराबर होगा, इसका केपी बराबर होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। बोलो भाई, है ना, क्योंकि प्योर लिक्विड Yes. का पार्शियल प्रेशर डिफाइन नहीं होगा, है ना, प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड का तो डिफाइन नहीं होता है। तो इस इक्विलिब्रियम का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उसके केपी के बराबर होगा, और यही तो वेपर प्रेशर है ना। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सिस्टम में और कोई तो वेपर है नहीं या और कोई तो गैस है नहीं। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, है ना, किसके बराबर है, तो वो इनडायरेक्टली केपी के बराबर है, इस इक्विलिब्रियम के केपी के बराबर है। बोलो भाई, सर यस है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर की बेसिक जो डिफिनेशन है वो मैंने आपको बताई। फिर इसमें एक टर्म आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्या होती है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का रिलेशन क्या होता है वेपर प्रेशर से, क्योंकि इसमें आपसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल वगैरह पूछे जाएंगे। तो रिलेशन बिटवीन रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड वेपर प्रेशर, रिलेशन बिटवीन relative humidity एंड वेपर प्रेशर। देखिए वेपर प्रेशर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। देखिए तो इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है। देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो परसेंटेज होता है, ठीक है, ये बराबर होता है पप्पा अपॉन वप्पा इंटू 100। ऐसे याद कर लो इसको, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू क्या याद रखना, पप्पा अपॉन वप्पा इंटू 100। अच्छा ये पप्पा वप्पा क्या है, देखो पप्पा को मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, पार्शियल
प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, और वप्पा मतलब क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट सेम टेम्परेचर। हाँ, ये दोनों सेम टेम्परेचर पे कैलकुलेट किए जाने चाहिए और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इससे हम लोग एटमॉस्फियर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंटेज निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके, कि एटमॉस्फियर में कितने कितने परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना। इसका मतलब समझ में आ रही है? जैसे देखो, इस समय जितना बोलते हैं कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, बोलते हैं एयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है। एयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? बढ़ती बढ़ती है ना। जो सुबह देखते होगे कि थोड़ा थोड़ा कोहरा पड़ना शुरू हो गया है, कोहरा या कुहासा कुछ भी उसको बोलो, है ना, फॉग या मिस्ट, तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से ही पड़ती है। जैसे देखो, इसको ऐसे समझो कि अभी तो ये ढक्कन बंद था, है ना, अभी तो ये सर यस कंटेनर सर। क्या था? क्लोज था। बंद है। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम बन रहा है, ये तो एक आइडियल इक्विलिब्रियम है। ये वाटर वेपर और वाटर लिक्विड के बीच में बन रहा है। ठीक है, लेकिन आप ऐसे समझिए कि हमारी अर्थ में, है ना, इसको थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको समझ में आए कि आपके जैसे अर्थ है, तो उसमें पानी बहुत ज्यादा है भाई, 2/3 पार्ट तो वाटर ही है ना। बहुत सारे ओशियन है ना, नहरें हैं, नदियां हैं, है ना, चारों तरफ पानी पानी है। देखा जाए तो पानी का परसेंटेज ज्यादा है। तो ठीक है, अब ऐसा समझिए कि अभी ये जो इक्विलिब्रियम है, अभी इसका ढक्कन बंद है। अगर इसका ढक्कन खोल दिया जाए, अगर इसका ये जो कंटेनर का ये जो कैप है ओपन कर दिया जाए, तो यही वेपर बाहर निकलने लगेगी एटमॉस्फियर में। बोलो भाई, निकलेगी। Yes, sir. यस और एटमॉस्फियर में ऑलरेडी गैसें हैं। एयर एयर में अगर हम लोग प्योर एयर की बात करें तो दो गैसें तो है ही है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बाकी वैसे और भी गैसें हैं। आजकल इतना पोल्यूशन है, CO2 भी है, ठीक ठाक। ठीक है, यस सर। तो वो जो गैसें हैं, और वाटर की वेपर भी है ना। बोलो भाई। और अब Yes, sir. आपको लग रहा होगा, ये आप ऐसे मान लो कि ये पानी जो है वो ओशियन का वाटर है ना, ओशियन का पानी है, तो वेपर प्रेशर भी ठीक ठाक होगी, वेपर भी बन रही होगी, और वो जो गैसें होंगी, वो गैसों के मॉलिक्यूल वेपर से वेट हो जाएंगे। गैसों के मॉलिक्यूल जो होंगे वो वेपर से क्या हो जाएंगे? वेट हो जाएंगे। तो वहां पे हमें बात करनी होगी कि एयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है। अगर आपसे कोई पूछे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, कैलकुलेट रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, तो वहां पे हम लोग फॉर्मूला ये लगा देंगे, पप्पा अपॉन पप्पा वाला। मतलब वहां पे हमें पार्शियल वेपर प्रेशर वाटर का निकालना होगा, क्योंकि वहां पे एयर में केवल वाटर वेपर नहीं है, उनके साथ बेटा और भी गैसें हैं, N2 है, O2 है ना। और डाल्टन ला यही कहता है कि दो या दो से ज्यादा गैसों में किसी एक गैस का जो अपना प्रेशर होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? पार्शियल वेपर प्रेशर। शेयर प्रेशर। ठीक है, तो वो वैल्यू जो भी होगी वो हम लोग न्यूमरेटर में ले लिया करेंगे। और वाटर, प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है, ये वाला वेपर प्रेशर इस इक्विलिब्रियम से आएगा। ये जो ऊपर वाला मैंने बताया कि जब ढक्कन बंद था, तो वाटर वेपर, वाटर लिक्विड के बीच में जो इक्विलिब्रियम बन रहा था, ये प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है। वो इनडायरेक्टली KP के ही बराबर होता है उसके। उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो उससे हमें एयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंट मिल जाएगा, कि कितने परसेंट एयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तरीका होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने का। बेसिक क्या है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला में आपको ये वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, तो सीधे रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिल जाएगी आपको। एक क्वेश्चन चलो कर लो इस पे, है ना। चलो यही वाला कर लो, L3 कर लो।
जैसे तो ये वाला क्वेश्चन है, कर लेंगे तो आपको फंडा क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें क्या है कि एक उसने इक्विलिब्रियम दे दिया इस तरह का, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O से कॉपर सल्फेट 3H2 प्लस वाटर, ये दे दिया उसने ना, और इस रिएक्शन का उसने केपी दे दिया। ठीक है, अच्छा, फिर कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 22.4 टॉर, और उसने सीधे वेपर प्रेशर दे दिया वाटर का, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये प्योर वाटर वाला है। ये जो इक्विलिब्रियम ऊपर मैंने बताया ना, प्योर वाटर लिक्विड और वाटर वेपर के बीच में जो बन रहा होगा ना, वो उस वाले इक्विलिब्रियम से निकाला गया होगा। 298 केल्विन पे इतना आ रहा है। तो कह रहा है फाइंड आउट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इस इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में बताना है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी। तो देखो सीधे फॉर्मूला क्या कह रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंट क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर तो आपको दे ही दिया गया है, ज्यादातर आपको दे ही दिया जाएगा, और जो ये पार्शियल वेपर प्रेशर है, ये आपको केपी से निकालना पड़ेगा। जो भी रिएक्शन दिया है ना, उसके केपी से निकलेगा, है ना। इट कम्स फ्रॉम केपी, इट कम्स फ्रॉम केपी। जो भी रिएक्शन दिया हुआ है ना, उसके केपी के एक्सप्रेशन से निकालना पड़ेगा। अब जैसे देखो, इस रिएक्शन को देखो और इसका मुझे बताओ केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा। इसका केपी का एक्सप्रेशन बताइए क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर H2 whole square. होल स्क्वायर, है ना। और अच्छा, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये दोनों क्या है, सॉलिड। Solid. ठीक है, अब केपी तो हमें चलो दे दिया गया, 4 × 10⁻², दे दिया गया है। इससे हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल लेंगे। ये आ जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर, इसी का अंडर रूट कर दीजिए, आ जाएगा 2 × 10⁻² atm। बस ये वैल्यू आपको रख देनी है न्यूमरेटर में। हाँ, ध्यान रखना यूनिट सेम होनी चाहिए, कई बार यूनिट में गड़बड़ियां हो सकती है कि जैसे पार्शियल वेपर प्रेशर एटीएम में और वेपर प्रेशर उसने टॉर में दिया। देखो इसमें गड़बड़ यूनिट दे रखी दोनों की यूनिट सेम कर लीजिएगा फॉर्मूले से में रखने से पहले, तो दोनों को ही एटीएम में कन्वर्ट कर लीजिए। और एक एटीएम में कितने टॉर होते हैं, एक एटीएम में 760 होते हैं। तो ऐसा करो, ये टॉर वाले को कन्वर्ट कर लो एटीएम में, इसमें 760 से डिवाइड कर दो तो ये एटीएम में आ जाएगा। वेपर प्रेशर को मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब लगा दो फॉर्मूला परसेंटेज और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर आ गया 2 × 10⁻², और वेपर प्रेशर एटीएम वाला रखना, डिवाइड करने के बाद जो आ रहा है × 100। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, इससे आ जाएगा कुछ परसेंटेज, इतने परसेंटेज ह्यूमिडिटी है। ठीक है, तो सीधे सीधे फॉर्मूले वाले क्वेश्चन मिलते हैं इसमें। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर जो इक्विलिब्रियम आपको दिया हुआ है उसके केपी से आपको मिल जाएगा, और वेपर प्रेशर आपको ज्यादातर दे ही दिया जाएगा। और अगर ना भी दिया जाए कभी, तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम होता है ना, वाटर लिक्विड वाटर वेपर, इसका इसके केपी के बराबर ही होता है। हो सकता है को इसका केपी दे दिया जाए, तो इसका केपी और वेपर प्रेशर बराबर ही होता है ना। तो इससे निकाल के आप सॉल्व कर लीजिएगा। 67.85. 67.85, ठीक, बहुत बढ़िया, बड़ी जल्दी कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने। 67.85, ठीक है, सी आंसर इसका आता है, सही कह रहे हो। ठीक है, तो अब ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। एक तरफ से मैंने सब सारे टॉपिक आपको करा दिए, द एंड हो गया ये चैप्टर। अब आपको क्वेश्चंस इसके लगाने हैं, ठीक है ना। अब इस अब अब ये है कि थोड़ा हम लोग डिस्कशन भी करते रहेंगे हर हफ्ते, क्योंकि काफी चीजें हो गई डिस्कशन करने को। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इस हफ्ते की जो थर्ड क्लास होगी, तीसरी क्लास, है ना, उसमें डिस्कशन ही कर लेते हैं। ठीक है, बताओ क्या कौन सा सीट लगाओगे, यही वाली कर लें, केमिकल इक्विलिब्रियम। सर पहले एटॉमिक पीरियोडिक टेबल कर लीजिए। हाँ वो कर लेंगे, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फ्रेश माहौल पे आ जाए तो ज्यादा सही रहेगा थोड़ा क्योंकि अगर एटॉमिक उठाएंगे तो एटॉमिक पढ़े थोड़ा टाइम भी हो गया है आप लोगों को। अभी ताजा ताजा जो चैप्टर पढ़ा है, शुरुआत इसी से की जाए, यस और वो वाले भी करेंगे।
है ना, पुराने तो करने ही है हम लोग को, है ना। कुछ एक्स्ट्रा क्लासे ले लेके अब पुराने भी करेंगे हम लोग, संडे संडे या वीक में किसी दिन मिल गया टाइम तो। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, है ना, तो वो 3 तो करने ही है हम लोग को। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि इस हफ्ते इसी का कर लो डिस्कशन, केमिकल इक्विलिब्रियम का, ठीक है। Yes, sir. यस सर। है ना। अगली क्लास में नहीं करेंगे, अगली क्लास में तो चलो नया चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उसकी नेक्स्ट क्लास में तब तक आप लोग लगा लीजिए क्वेश्चन, है ना, सॉल्व अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये फिक्स हो गया कि इस वीक में तीसरी क्लास में ये चैप्टर, बढ़िया चैप्टर भी है, इसको लगा के खत्म कर दिए, ठीक है। और इसके कुछ क्वेश्चन जो मैंने पिछले वाली क्लास में डिस्कस किए हैं वो मैं तुम लोग को भेज भी दूंगा, एक बार उनको देख लीजिएगा, अगर किसी सेम क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो तो कुछ क्वेश्चन आपके डाउट कम भी हो जाएंगे वो, ठीक है, फिल्टर हो जाएंगे। लेकिन इसको इसी वीक में कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलो अच्छा, फिर आज इतना ही रखो, काफी टाइम हो गया, फिर नेक्स्ट सर क्लास में अगला चैप्टर सर करते हैं। हाँ सर नोमेनक्लेचर में एक आइसोमेरिज्म वाला पार्ट आपने कहा था बाद में कराएंगे सर, वो कब कराएंगे? हाँ, तो वो भी करा, ऐसा करते हैं, देखो अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा फिजिकल के चैप्टर पहले करा दूं आप लोगों को, क्योंकि 11th में फिजिकल के चैप्टर ज्यादा भी हैं, मतलब फिजिकल डोमिनेंट करती है है ना। तो अभी जैसे आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसके बाद मैं पढ़ा दूंगा आपको गैसियस स्टेट पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, है ना, तो ऑर्गेनिक में पहले तुम लोग को वही करा देंगे, केमिकल आइसोमेरिज्म, है ना, तो पहले आइसोमेरिज्म करा देंगे और उसके बाद में जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। फिर जब यस ऑर्गेनिक कराएंगे ना तो फिर पुराना जो छूटा हुआ उसको कंप्लीट कराते हुए कराएंगे, ठीक है। ओके सर। सर डायनामिक कब कराएंगे? हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? सर थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स तो रेजोनेंस में सबसे लास्ट चैप्टर होता है, मतलब रेजोनेंस की प्लानर में पहले तो हम लोग को ये पढ़ना होगा, गैसीय स्टेट करना होगा, फिर जीओसी पढ़ेंगे, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, या फिर पहले थर्मो पढ़ लेना बाद में आयनिक पढ़ लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो एक चैप्टर आगे पीछे करने में। ओके सर। नहीं तो टेस्ट डिस्टर्ब होने लगते हैं ना, क्योंकि टेस्ट फिर उसी हिसाब से बनते हैं। तुम लोग को प्लानर नहीं मिला अभी तक रेजोनेंस का? नो सर। तो यार मिल जाना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं मिला? देखो मैं बोलता हूँ, है ना, बोलता हूँ तभी कुछ मिलेगा तुम लोग, ये लोग सोते रहते हैं सब। चलो अच्छा ठीक है, सर प्लानर मिल जाएगा ना तो आप लोगों को आइडिया लगेगा कि पहले कौन सा चैप्टर होगा, बाद में कौन सा। हाँ क्या करूँ? सर संडे वाली क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ रिकॉर्डिंग में आज वाली संडे वाली चलो दोनों में भेज दूंगा, ठीक है। अभी 9-10 बजे तक भेज दूंगा, 10 बजे तक, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके, फिर वाइंड अप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बाय बेटा।